उन सबका जर्नी शुरू करता हूँ, क्योंकि जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है उनसे जब कोई हमें के पास लेके जाता है। सबसे पहले कोई गुरुजी के बारे में हमें बताता है, शब्द गुरुजी वर्ड हमारे कानों में पड़ता है, वहीं से जर्नी शुरू होती है। मेरे कल्स और उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस हैं वो तो आते रहते हैं, फिर वो सत्संग का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन वो लोग भी इसमें बहुत अहम वैल्यू रखते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जैसे डॉक्टर पुनीत एंड ऑल। जितने भी लोग हुए हैं पुरानी संगत से लेके अब तक, रागी हों, भजन और सॉन्ग्स गाने वाले, गुरुजी की ब्लैक संगत जो है जैसे हम सुनते ही हैं, उन सभी का, क्योंकि उनका सबका योगदान रहा है, तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और गुरुजी उनके ऊपर अपार कृपा बना के रखें हमेशा ही। गुरुजी के पास गुरुजी के जो दर्शन हुए थे सबसे पहले 2005 में हुए थे, अप्रैल में। लेकिन उससे भी पहले मैं बिल्कुल स्टार्ट से सुनाता हूँ आपको। साईं बाबा के पास जाना हुआ, कोई मेरे नॉन आंटी थे, वो मुझे साईं बाबा के पास लेके गए थर्सडे वाले दिन, जबकि मुझे पता ही नहीं था। मैं तो कॉलेज को गया था जैसे रूटीन में जाते हैं, वैसे ही मैं जा रहा था। लेकिन वो मुझे उन्होंने बैठा लिया पकड़ के और सीधे साईं बाबा के पास ले गए। बस में थे हम लोग और वो साईं बाबा का सत्संग करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बस में मुझे पकड़ के बिठाया और साईं बाबा बोला, मैं भी वहीं बैठ गया, और उसके बाद मेरी भी कोई हलचल नहीं हुई, जैसे किसी ने रोक दिया हो। और उन्होंने साईं बाबा के सामने ले जाके मुझे खड़ा कर दिया, कसौली के पास, यहाँ हिल स्टेशन है, वहां मुझे ले गए। मीनवाइल रास्ते में वो साईं बाबा के बारे में सारा कुछ बताते रहे मुझे। और वहां से जब आए शाम को, तो मैंने कहा आंटी अब जाएंगे कैसे, ये तो अंधेरा होने वाला है, कोई बस नहीं मिलेगी। कह रहे देख बाबा सब कुछ अपने आप कर देंगे। और एक हाईवे है, देखो चंडीगढ़ और शिमला हाईवे है, उस पे एक खाली बस आई जिसमें एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। हम बैठे और बड़े आराम से घर पहुंच के कह रहे देखा बाबा देखते हैं ऐसे और हमेशा साथ होते हैं। तो इस तरह के सत्संग उन्होंने साईं बाबा के मेरे साथ किए। उसके बाद मैंने बाबा के पास जाना शुरू कर दिया, खुद ही अकेले ही। और कभी अपने छोटे भाई को ले जाना, कभी कजन को ले जाना, किसी को ले जाना, और कभी कभी अकेले ही चले जाना। साईं सचरित्र भी पढ़ी। और मन में ये हुआ कि बाबा को तो शरीर छोड़े करीब 90 साल के आसपास ही हुआ है, तो कोई एक ऐसा होगा जिसने बाबा को देख रखा होगा, अभी वो जिंदा होंगे, तो हम उनको ही टच कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान को देख रखा है। ये मैंने डिस्कस भी करना शुरू कर दिया यहाँ के कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो एक ने कहा कि हाँ एक हैं जो अभी हैं जिन्होंने बाबा को देख रखा है, उस टाइम वो बच्चे थे। तो हमने कहा हम प्लान करते हैं, वहां जाते हैं। तो तब तक ये 2005 आ गया। 11 अप्रैल जब गुरुजी कॉलेज में आए थे बद्दी, बिल्डिंग की इनॉग्रेशन के लिए, तो मेरा ध्यान भी नहीं था। मुझे लगता था कोई आएगा, जैसे कोई सीएम आता है, कभी कोई मिनिस्टर आता है, वही लोग आएंगे। एक दिन पहले मैंने वैसे ही जनरली पूछ लिया जो ऑनर थे उनसे कि सर कल कौन मिनिस्टर आ रहा है। कह रहे गौतम मिनिस्टर नहीं, इस बार गुरुजी आ रहे हैं। ये पहली बार जो वर्ड है मेरे कानों में पड़ा है। तो मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी कौन? तो कहते वो डॉक्टर पुनीत के गुरुजी हैं, दिल्ली से हैं और बड़े पावर्स है उनमें। तो मैंने कहा डॉक्टर पुनीत के गुरुजी? तो कह रहे हैं। मैंने कहा यार हम तो इकट्ठे रहते हैं। मैंने मन में ही सोचा, उन्होंने तो कभी बताया ही नहीं, 5 साल से हम इकट्ठे हैं, कभी बात ही नहीं हुई। सुबह से शाम तक हम खेलते हैं, सारी बातें करते हैं, जो भी है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो चलो मैं उनके पास गया, डॉक्टर पुनीत के पास। मैंने कहा कोई आपके गुरुजी हैं? कह रहे हाँ गुरुजी हैं। मैंने कहा कल आ रहे हैं? कहते हाँ आ रहे हैं। मैंने कहा यार आप अच्छे हो, आपने तो कभी बताया ही नहीं। तो कहे हाँ हाँ कोई बात नहीं, और गुरुजी की मौज है, तो जब वो आना मिलना होता है तभी मिलते हैं। मैंने कहा हाँ वो तो है, लेकिन बताओ गुरुजी के बारे में कुछ। तो उन्होंने बताना शुरू किया अपने एक्सपीरियंसेस, वो कैसे कैसे जुड़े, उनके सत्संग में है वो। तो मैंने कहा चलो जब आएंगे तो मेरी बात करवा देना उनसे। तो वो कहते हैं बात नहीं हो पाएगी गौतम, लेकिन जब गुरुजी आएंगे ना, तो गुरुजी की रेज निकलती हैं डिवाइन, उस ऑरा में रहना तुम। मैंने कहा बात नहीं हो पाएगी? कह रहे नहीं बात नहीं हो पाती, गुरु से बहुत कम बात करते हैं गुरुजी, लेकिन वो भी ब्लेसिंग्स ही हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। गुरुजी अगले दिन आए और मैं साथ साथ ही था। जैसे ही गुरुजी ने गाड़ी से नीचे पैर रखा, तब से लेके जब गुरुजी ने दोबारा गाड़ी में पैर रखा से लेके मैं गुरुजी के साथ साथ ही रहा बिल्कुल ही। और वो 3-4 घंटे गुरुजी वहां पे रहे, लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ, और मैं गुरुजी को देखता रहा। गुरुजी तो चले गए, लेकिन खलबली मेरे अंदर मच गई पूरी। मैं ऐसे जैसे नीचे से ऊपर तक हिल गया पूरा। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला मुझसे, मैंने भी गुरुजी को कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं वो जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया था कि वो रेज निकलती है, शायद उस रेज में आ गया क्या, लेकिन गुरुजी ने हिला के रख दिया पूरा मुझे। और मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला जाते ही गुरुजी के कि मुझे दिल्ली चलना है। तो वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, मैं तो ना जब फंक्शंस होते हैं तकरीबन तभी जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ।
तो मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है। ऐसे कैसे? कह रहे नहीं अभी 7 जुलाई आएगी ना तब जाएंगे, गुरुजी का बर्थडे होता है। तो मैंने कहा 7 जुलाई तो यार 2-3 महीने पड़े हैं, ये कैसे टाइम निकलेगा? और वो दशा मैं अपनी मुझे ही पता है वो क्या थी, कि मैं एक एक दिन 7 जुलाई तक कैसे निकालूंगा। मिलने की तड़प इतनी ज्यादा हो गई थी। चलो और कोई चारा भी नहीं था, नए नए थे हम, और डॉक्टर पुनीत जैसे ले जाते वैसे ही जाना पड़ता। मुझे पता नहीं था कुछ भी। 7 जुलाई आ गई और ऐसे जैसे कैलेंडर पे डेट्स काट काट के मैंने वो टाइम निकाला है। लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं तभी इस तरफ कोई चलता है। बहुत कम लोग होते हैं जब भगवान के लिए मतलब इस तरफ चलते हैं। दुखी होता है तभी कोई मुड़ता है गुरु की तरफ या भगवान की तरफ अक्सर। तो हमारी लाइफ में भी कुछ इस तरह से चल रहा था। कोई प्लॉट ले रखा था हमने, वो भाग गया था। पैसे भी दे दिए थे, हम फंसे हुए थे 8-10 साल से, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ऐसी छोटी छोटी और भी प्रॉब्लम, लेकिन ये मेजर थी उस टाइम उन दिनों में। तो गुरुजी के पास 7 जुलाई हम बड़े मंदिर पहुंच गए। गुरुजी की कृपा से हॉल में बैठे, गुरुजी के डिवाइन दर्शन किए, गुरुजी का आना, बैंड होना, और उसके बाद रात तक जैसे वो डांस वगैरह सारा कुछ देखा वो। तो लेकिन जब हम स्टार्टिंग में वहां बैठे जाके 1-1.5 घंटा हो गया हॉल में अंदर, तो मैंने साथ में मेरे डॉक्टर बलजीत बैठे, मैंने कहा मैंने तो यार गुरु से बात करनी है जाके। मुझे था कि मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा जाके, क्योंकि ऐसे ही लगता था पहले कि गुरु के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, वो कुछ फिर वो कहेंगे कि ऐसे कर दो वैसे कर दो और काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट था। तो उन्होंने कहा कि नहीं बात नहीं हो पाएगी, तो ऐसा कर चुपचाप यहीं बैठ और मन में ही गुरु से अरदास कर, गुरु जी सुन लेंगे। तो जो मैंने माहौल देखा वहां का, तो मुझे लगा कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है अब। क्योंकि गुरु जी ऐसे ऐसे हाथ किए जा रहे हैं और लाइन लगी हुई है, बात किसी से कर नहीं रहे हैं, इक्का दुक्का के से 2-4 सेकंड बात कर ली। तो मैंने आंखें बंद की और वहीं से गुरु जी को प्रे किया कि ऐसे ऐसे करके प्लॉट वाली मैंने समस्या बता दी। हमने सारा वो सत्संग जो है वो गुरु जी की प्रेजेंस में किया, और आगे रात को 2-2:30 बजे चले होंगे वापस। 2-3 दिन की कोर्ट की छुट्टी थी, उसके बाद मेरे अंकल का फोन आता है पहले वर्किंग डे में कि बधाई हो, तुम्हारी रजिस्ट्री हो गई। मैंने कहा यार कैसे होगी? कह रहे वो ऑनर है, वो आया था लुधियाना से और मुझे आके सुबह कहता है कि मैं आपकी रजिस्ट्री करवाने ही आया हूँ आज, सिर्फ आपकी। तो जब उन्होंने मुझे बताया मैंने कहा यार तो कमाल हो गया, ये तो गुरुजी को मैंने मन में ही बोला है और वो काम हो गया जो इतने सालों से 8-10 सालों से नहीं हो रहा था। यहाँ से फिर कहानी आगे शुरू होती है। तो फिर मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि हम तो जाया करेंगे यार वहां पे। तो कहते हैं हाँ चलो बीच बीच में जाया करेंगे। लेकिन मैं आया। अब देखिए, मैं तो ये कह रहा था कि कोई एक ऐसा ढूंढ लें जिसने साईं बाबा को देख रखा है, हम उसको टच कर लेंगे। और यहाँ साक्षात भगवान के दर्शन, साक्षात लाइव। तो बड़ी कृपा है गुरु जी की, गुरु जी ने पता नहीं क्या देखा होगा और ये अपने चरणों में बुलाया, अपने दर्शन दिए। खैर आया और आके मैंने गुरु जी का स्केच बनाना शुरू कर दिया। वो मुझे करीब करीब 20-25 दिन लगे होंगे स्केच बनाने में। आंखें ही नहीं बनती थी गुरु जी की। ड्राइंग शीट पे मैं बनाता था हर रोज शाम को बैठ के, ऑफ टाइमिंग के, ऑफ होने के बाद 5-5:30 के बाद 1-2 घंटे में लगाता था, लेकिन वो आंखें ही नहीं बनती थी। बहुत टाइम लिया आंखों ने बनने के लिए। चलो लेकिन जब बन गया स्केच तो मैंने कहा गुरु जी को दिखाने चलना है, और हम चले गए। रोल किया हुआ मैंने उठा रखा है वो भी। डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर बलजीत, ऐसे 3-4 लोग हम चले गए। तब इतनी संगत तो नहीं थी। और गुरुजी के पास अंपायर स्टेट हम पहुंचे। गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हैं, माथा टेका। पहली बार अंपायर स्टेट में गया था और डॉक्टर पुनीत से उन्होंने कुछ बात की होगी, हम बैठ गए। और वो रोल किया हुआ मैंने उठा रखा था। साईं बाबा का लॉकेट मेरे गले में था। बैठे तो हम पास ही, बिल्कुल ही 2-3 फीट पे ही बैठे थे, साथ ही साथ डीजे अंकल बैठते हैं। तो लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी के पास जब इजाजत के लिए गए तो मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि मैंने बात करनी है और मैंने स्केच दिखाना है। सिस्टम तो मुझे पता नहीं था वहां का कि क्या होता है। तो कह रहे वो भी डरते थे कि गुरुजी से बात करना बड़ा मुश्किल होता है, कि तू ही कर लेना खुद ही आगे होके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही कर लूंगा। तो लाइन में लगे हुए हम और गुरुजी के पास पहुंचे। मैंने माथा टेका जाके, वो ऐसे रोल करके मैंने उठाया होती ड्राइंग शीट पूरी, और मैं आगे को हुआ। पता नहीं कहाँ से हिम्मत दी गुरुजी ने, कैसे। और आगे होके मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी थोड़ा एक स्केच बनाया है। तो गुरुजी कहने हैं, मैंने गुरुजी थोड़ा स्केच बनाया है, दिखा फिर। गुरुजी बड़ा फास्ट फास्ट बोलते थे, जल्दी जल्दी बोलते थे, उसी में जो कैच कर गया बस। तो मैंने दिखाया खोल के, तो गुरुजी बड़े खुश हुए और देख के राइट साइड के तरफ देखा और उनको बोला, आई ने मेरा स्केच बनाता, डेंटल कॉलेज डॉक्टर है ये आती मैं डेंटल कॉलेज,
BDS बत्ती नंदा सर्वनाश अदगाई नो। और मैं उधर को हुआ और उनको दिखाने लग गया। आंटी बैठे हुए थे, वो रिनाउंड लेडी है। तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये वो। और गुरुजी पीछे से सबको जो भी आ रहे हैं उनको भी बोले जा रहे हैं, ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हैं सारे, बद्दी गया थी मैं इनॉग्रेशन ले ही। बाकियों को भी बता रहे थे, ये मैं सुन रहा था। खैर आंटी की तरफ तो ध्यान मेरा ज्यादा नहीं था, गुरुजी की तरफ ही था, कान उधर ही लगे हुए थे। तो गुरुजी उनको बड़ा खुश होकर बता रहे थे सबको, चलो चलो बोल दिया और हम आ गए। बड़ी खुशी हुई बहुत ज्यादा कि गुरुजी से बात हुई। और डॉक्टर पुनीत ने भी कहा कि आपकी बात होगी गुरुजी से, बड़ी बात है ये, क्योंकि गुरुजी से बात बहुत कम होती है और गुरुजी की मौज है ये। तो मेरे लिए तो पहली बार था जो भी हुआ था वो। आगे और उसके बाद जाना हमने शुरू कर दिया, लेकिन कि हर एक महीने या 15-20 दिन के बाद हम जाया करेंगे यहाँ से, और ऐसे ही जाते भी रहे। तो फिर दिसंबर की बात है, मेरे कुछ प्रॉब्लम हुई है, वैसे खारिश जैसे हो जाती है वैसे हुई है। हम बैठे थे कैंटीन में, एक और डॉक्टर थे। तो मैंने चाय पीते पीते मैंने बोला, यार मैंने कहा यहाँ कुछ खारिश सी हो रही है 1-2 दिन से ना। तो उसने कहा ये मेडिसिन ले ले। तो मैंने वो खा ली। अगले दिन फिर बैठे चाय पीने के लिए हम दोनों। तो उसने कहा क्या हाल है, मैंने कहा किस चीज का, इतनी ज्यादा थी भी नहीं। तो कह रहे जो प्रॉब्लम बताई थी। मैंने कहा वो तो ऐसे ही है अभी। ले कहता ये गोली और खा ले। तो मैंने वो भी खा लिया, मुझे ध्यान नहीं है उससे पहले 500 mg की थी शायद, वो मैंने खा चुका था पहले, या खाली पेट था मुझे ध्यान नहीं। 1 बजे के आसपास कैंटीन में जैसे लंच कर रहे थे तो मुझे लगा अर्थक्वेक आ गया और सारा कुछ घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं। तो मैं भागा बाहर की तरफ। और जब बाहर गया तो मैंने अंदर देखा तो बाकी सब तो आराम से बैठे हैं। तो मुझे लगा ये तो अर्थक्वेक मेरे अंदर ही आ गया। मैं भागा, एक साथ ही रूम था और वहां गया मैं। और वहां जाके मैंने वॉमिट किया और इतना उसमें से जहर निकला ना, और मैं बेहोश हो गया। वो सारा कुछ निकाल के मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जो मुझे ध्यान आया, जहां से मुझे होश आया, मेरे कानों में आवाज आ रही थी डॉक्टर यशपाल की, बहुत दूर से, जैसे फिल्मों में बताते हैं बहुत दूर से आवाज आती है, धीरे 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 डिम सी आवाज है। और मैंने अपनी बॉडी का पूरा जोर लगाया हुआ है उस आवाज को सुनने के लिए। होंठ मेरे सूखे हुए हैं। ये मुझे पता था कि शरीर मेरा जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है अंदर। वो आवाज आ रही है, बस पता नहीं कहाँ से आ रही, ठंडा पड़ा हुआ था मैं पूरा। और आवाज को सुनने के लिए मैं जोर लगा रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने और जोर लगाया और जोर लगाया, वो और आवाज पास आई। और फिर आवाज मुझे सुनाई दी कि गौतम देख तेरे लिए मैं क्या लेके आया हूँ। तो मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, थोड़ी सी आंखें खुली और थोड़ी सी खुली, आधी खुली, और आधी खुली आंखों से मैंने देखा उन्होंने हथेली पे अपने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ मेरी तरफ को किया हुआ है कि देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। और मैंने आधी खुली आंखों से गुरुजी को देखा और मैं बहुत खुश हो गया। उसी टाइम में बहुत खुश है और गुरुजी को मैंने प्रणाम किया। मैंने गुरुजी, तो ऐसे माथा ही टेका। 5 मिनट के अंदर अंदर मैं उठ के बैठा था। और मुझे नहीं पता वो एनर्जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मैंने देखा डॉक्टर्स खड़े हैं, करीब 15-16 लोग उस रूम में खड़े हुए हैं, ड्रिप लगी हुई है, उन्होंने भी अपने शर्ट के बटन उतार रखे हैं, वो चढ़ा रखे हैं ऊपर को, ऐसे ऐसे चेस्ट जैसे प्रेस करते हैं वो सारा कुछ भी कर रहे थे। वो पसीने पसीने हो रखे थे, सारे डरे हुए खड़े थे। और उन्होंने कह रहे तो ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या हुआ था अभी। अरे थैंक गॉड यार बच गया, तूने तो ना आफत खड़ी कर दी थी तूने। अभी तो हम शिफ्ट करने की सोच रहे थे तेरे को, और घर भी बता दिया है। तो मेरे घर वाले भी आगे सारे, ये पीजीआई ले जाना पड़ेगा, सीरियस है। तो वो जब आए तो मैं बाहर खड़ा था चल के आगे बाहर खड़ा था मैं। तो कह रहे तू तो यहाँ खड़ा है, क्या हुआ तेरे को। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ था, कुछ हुआ था लेकिन मैं ठीक हूँ अभी। कह रहे यार हम तो आए हैं कि तुझे लेके जाना है, ये है वो। मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि तू बेहोश हो गया था, तेरे को जैसे तैसे करके वहां से उठा के लेके आए, क्योंकि जनरल हॉस्पिटल भी साथ ही है, बीच ही है कैंपस के। तो वहीं पे वो ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन ये मुझे पता है कि मैं मौत को छू के आया था। मुझे पता है, वो फीलिंग मुझे आज भी याद है कि वो बस कैसे सुना जाता है उस आवाज को, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं या कोई बोलता है, वो लास्ट टाइम जिस तरह से होता है। लेकिन गुरुजी ने वो बचाया, पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। गुरुजी ने अपने स्वरूप के साथ ही किसी ना किसी के, देखो गुरुजी तो दिल्ली बैठे थे, लेकिन यहाँ इतनी सी बात से ही गुरुजी ने मुझे बचाया था। ये कृपा है गुरुजी की। और फिर गुरुजी के पास जैसे जैसे हम जाते गए तो ध्यान में आया कि गुरुजी और साईं बाबा तो एक ही है, क्योंकि साईं बाबा के पास मैं पहले 1-2 साल से जा ही रहा था। तो मैं और डॉक्टर प्रीत भी ये डिस्कस करते थे। तो गुरुजी की और साईं बाबा की हमने एक फोटो बनाई। डिजिटल कैमरास हुआ करते थे उन दिनों। तो हमने वो फोटो बना के फोटोग्राफर के पास बैठे और ये बताया उनको कि शिव जी ऐसे ऐसे हार्ट में दोनों के लगा के, एक तरफ ओम एक ओमकार, एक तरफ श्रद्धा सबरी, ऐसे लिख के ना ये बना दो। तो उसने बना दी और हमने क्लिक की उस पर।
तो हम जैसे गुरुजी के पास जाते थे तब भी फिर आ, हम लेके गए, वो कैमरा लेके गए कि गुरुजी को दिखाएंगे ये। तो गुरुजी के पास हम जैसे पहुंचे तो गुरुजी खुश होते थे बहुत ज्यादा। बद्दी बद्दी संगत से होते थे कि यार सबसे ही होते हैं गुरुजी तो खुश, जो भी जाता है गुरु के पास, गुरु बाहें फैला के उनका इंतजार करते हैं। तो हम भी गए और गुरुजी जाके हम खड़े हुए तो गुरुजी थे, हाँ कितने डॉक्टर आए हैं? तो हमने, डॉक्टर पुनीत ने कहा 12। कितने? 12। अच्छा, आओ बैठो, चलो बैठो, ये बोल दिया और बैठ गए हम। और फिर वो कैमरा हमने उठा रखा था, लेकिन बीच में हम डिस्कस किए जा रहे थे कि ये कैमरा, ये फोटो दिखानी है गुरुजी को। ये भी एक चैलेंज होता था कि गुरुजी से बात करनी है, कैसे करे, कौन करे, डरते थे। लंगर प्रसाद हो गया, सारा कुछ हुआ, वो गुरुजी के पास गए और वो हम जब लाइन में लगे हुए थे, जो पुरानी संगत है उनको पता है, लाइन में लगे थे। वो कैमरा कभी मेरे हाथ में पकड़ा है डॉक्टर पुनीत, कभी मैं उनके हाथ में कि आप बात करना वगैरह, आप बात करना। और ये संगत देख भी रही होगी, जो देख रहे होंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप पकड़ो। अगर गुरुजी ने कुछ बोल दिया तो, ये डिस्कस करते करते हम गुरुजी के चरणों में पहुंच गए। और आगे मैं था, उन्होंने कैमरा उठाया, मेरे हाथ में धर दिया, और मैंने पकड़ा और माथा टेका गुरुजी को। इतना सा तो टाइम मिलता था वहां पे, बड़ी मुश्किल से। तो फिर मैं माथा टेका, और माथा टेक के मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी को कहा, गुरुजी थोड़ी एक फोटो बनाई है। गुरुजी कहने हैं? तो मैंने, गुरुजी एक फोटो बनाई है, दिखा। तो आगे को हुए गुरुजी, और मैंने डिजिटल कैमरा से फटाफट निकालनी शुरू की। वो निकले ना, पसीने पसीने में हो रखा हूँ, इतनी डिवाइन लाइट के आगे बैठा हूँ, हालत खराब हो रखी है। तो जैसे तैसे करके निकल गई। और मैंने गुरुजी को कैमरा पकड़ाया, गुरुजी आगे को हुए और ऐसे स्टिल करके बिल्कुल ना वो कैमरे को देखते रहे। 10-12 सेकंड गुरुजी ने ऐसे, इतनी बड़ी आंखें की हुई थी, ऐसे घूर रहे थे। और मैं नीचे हाथ जोड़ के गुरुजी के चरणों में बैठा हूँ, गुरुजी को देख रहा हूँ और कांप रहा हूँ। तो मैंने कहा यार गुरुजी ने टाइम ले लिया इसको देखने में, ये तो इसका मतलब काम खराब है। और गुरुजी बोल भी कुछ नहीं रहे हैं। मेरे मन में ये चल रहा है कि यार डॉक्टर पुनीत ने मुझे फंसा दिया, अरे गुरुजी जो भी बोलेंगे सबके सामने मुझे बोल देंगे ये। 10-12 सेकंड देखने के बाद गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। 2-3 सेकंड गुरुजी ने मेरी आंखों की तरफ देखा ऐसे ही। तो मैंने कहा ले भाई, अब पढ़ा, अब पढ़ा, अब कुछ बोले। और फिर मेरे हाथ में कैमरा देते देके बोलते हैं, वेरी गुड, शाबाश, ऐश करो ऐश। तो हमने उठाया हमने कैमरा और भागे फटाफट बाहर की तरफ। सांस में सांस आई कि गुरुजी ने यस कर दी। और ये फोटो जो है वो अभी बद्दी मंदिर में भी है, झूले पे पड़ी होती है। ये गुरुजी ने देख रखी है। वो मन के हमारे भाव थे कि साईं बाबा और गुरुजी एक है, माता और गुरुजी भी एक ही है, सारे भगवान एक ही हैं। खैर, ये तो मैं स्टार्टिंग की बातें आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझ आता है और धीरे धीरे गुरुजी बताते भी हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा उस हिसाब से गुरुजी करते हैं। तब हमारे मन में ये आया था। लेकिन आज लगता है कि सारे ही भगवान जो हैं वो गुरुजी हैं। गुरुजी सब भगवानों में है। अब वो फोटो जैसे मर्जी बना लो, जिस तरह से भी बना लो, गुरुजी तो हर एक जगह है। हर एक अवतार जो है वो गुरुजी का ही है। ये धीरे धीरे समझ आता है, गुरुजी समझाते हैं। इनफैक्ट हमें तो क्या समझ आता है, गुरुजी धीरे धीरे समझाते हैं, अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। उनके अपने तरीके भी हैं खैर। और इस तरह से आना जाना लगा रहा। फिर डुगरी भी गए हम। जो एक मैरिज थी, गुरुजी आए हुए थे, वो दिसंबर 2005 की ही थी शायद। वो उसमें गए जिसमें हेलीकॉप्टर पे वो गुरुजी आते हैं, वो वीडियोस भी हैं जिसकी। उसमें हम गुरुजी के पास गए थे, वहां पे लाइन में लगे हुए, पता नहीं कितनी बार तो मैंने गुरुजी के पांव छुए होंगे उस टाइम। जो शेरवानी में है गुरुजी, और लाइन में लगे हुए थे सारे, दोनों तरफ बीच में कारपेट है, गुरुजी जा रहे हैं, बैंड बज रहा है। और मैं हाँ, पाँव छू के फिर भाग के आगे चले जाना, फिर लाइन में खड़े हो जाना, फिर पाँव छू देने, फिर गुरुजी गद्दी पे बैठे जाके, तो फिर जाके पाँव छू देने, और गुरुजी को देखते रहना, निहारते रहना, और अंदर ही अंदर खुश होते रहना। खुश होना तो क्या वर्ड है, आनंद में जाना। पूरा जैसे रोम रोम खिल जाता था गुरुजी को देख के। हर एक संगत का ही जो जाते थे वहां पे, मजा आ जाता था देख के वो। तो वो सारी वो मैरिज थी, वो देखा, अटेंड किया, और शाम को हम वापिस आ गए। डॉक्टर पुनीत वहीं रहे, खैर हम वापिस आए। तो ये आना जाना लगा रहा। फिर 2006 की बात है, मई की। हम कैंटीन में बैठे हुए, और एक डॉक्टर शिपाल हैं, सीनियर डॉक्टर हैं वो कहते कि यार गौतम, हम ना यहाँ बैठ के इधर उधर की ना बातें करते हैं, तो कोई ऐसा रूम देख जहाँ बैठ के हम भगवान की बातें करें लंच टाइम में, उसको यूटिलाइज करें हम। तो ऐसे खराब हो जाता है 1 घंटा भी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर गुरुजी की छोटी सी फोटो भी रख लेंगे। कह रहे हाँ ठीक है। तो मैंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, पूरे कैंपस में ऐसा रूम कौन सा होगा जिसमें थोड़ा सा कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, साइड पे होगा। लेकिन मुझे कोई ध्यान नहीं आया। जो ये मंदिर अभी आप देखते हैं, ये 6 कैबिन थे बने हुए एचओडीज के, उसमें से एक एचओडी वो भी थे। तो उन्होंने कहा कोई ख्याल नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो कह रहे मेरा केबिन ले ले यार, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा वाह, ये तो सही बात होगी।
और मैं डॉक्टर पुनीत को फोन किया, डॉक्टर बलजीत, हमने 4-5 लोग थे, हमने डिस्कस किया कि चलो मंदिर बना देंगे। उनका केबिन उठाया, वहां से सामान साइड किया, कारपेट, कर्टन, ये वो ले आए, और गुरुजी के स्वरूप जो है वो सिलेक्ट करना हमने शुरू कर दिया। और सिलेक्ट शुरू किया तो जब गुरुजी आए थे कॉलेज में, वो वाला एक स्वरूप हमने देखा, और उसको फोटोग्राफर के पास हम दोनों गए, मैं और डॉक्टर पुनीत। थोड़ा बार्गेन हुआ, थोड़े अंकल भी खड़ूस से थे, वो मान नहीं रहे थे, कह रहे करवाना करवाओ, नहीं कहीं और से करवा लो। तो हमने कहा चलो कर दो अंकल, कोई बात नहीं। तो उनको एनलार्ज करने के लिए दिया, फिर फ्रेम करने के लिए दिया कि ऐसे ऐसे करके फ्रेम कर देना। और उससे एक सीडी प्लेयर ले आए हम, और ये सारा कुछ हम काम कर रहे हैं। और फिर ध्यान में आया कि यार हमने पूछा तो है नहीं किसी से, ये ठीक भी कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से सारा कुछ किए जा रहे हैं। जनरल दीपिंदर हैं, अंकल हैं जो पंचकुला में हैं, जिनके घर सत्संग होता है। तो हमने उनको फोन किया है कि अंकल ऐसे करके हम ना मंदिर बना रहे हैं गुरु जी का। वो कहते हैं आगे से, करे नो, ये कैसे कर सकते हो आप, गुरु जी से परमिशन ली? हमने कहा नहीं, परमिशन तो नहीं ली। नहीं, फिर आप ऐसे नहीं बना सकते, जाओ पहले परमिशन लो। और हमने पहले तो फोटोग्राफर को फोन किया कि भाई फ्रेम तो नहीं किया? कह रहा नहीं, एनलार्ज कर दिया है भाई, वहीं रोक दे, अभी अभी मत करना। हम डर गए कि जिस तरह से जनरल साहब ने बोला, अंकल ने बोला, वो जनरल है तो बहुत क्यूट है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें लगा कि यार ये गलत हो गया कुछ ऐसा। तो हमने वो उठाया स्वरूप और एम्पायर स्टेट पहुंच गए, 4-5 लोग हम वैसे ही। फिर गुरुजी के पास, साइड बोर्ड के पास खड़े, फिर वही गुरुजी बोलते थे आगे और बैठो, वो बैठ भी गए। रोल करके वो हमने उठा रखा है, जो भी आप मेन स्वरूप देखते हैं जो गुरुजी ने ब्लेस करके दिया हुआ है। लंगर प्रसाद हो गया। लेकिन मीनवाइल ये डिस्कशन हमारा बीच बीच में चलता रहता था कि कौन पूछेगा। ये बड़ी कहानी होती थी इसमें कि कौन पूछेगा। कभी डॉक्टर पुनीत, कभी मैं, कि आगे होके कि भाई आप पूछो। तो हमने उठाया, और लंगर के बाद जैसे ही गुरुजी के पास गए, माथा टेका, तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बनाया है। तो गुरुजी कहने हैं, तो हमने कहा गुरुजी थोड़ा ना एक मंदिर बनाया है। ते एक फुट, अरे अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। तो हमने कहा गुरुजी स्केच लेके आए हैं, ये गुरुजी एक स्वरूप लेके आए हैं, आप ना ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने कहा ले आओ, ऐसे राइट साइड की तरफ हाथ किया और एक स्केच आ गया। और गुरुजी फिर बताने लग गए बाकी संगत को भी, ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हैं, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उथे, मैं गया थी इनॉग्रेशन ली। इस तरह से गुरुजी ने ना बताया, और बताते भी थे, खैर सबको बताते थे वो, 2-4 बार तो बताते ही थे हमारे सामने सामने कि ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, मैं गया था, ये सारा कुछ। और गुरुजी बड़े खुश हुए, और मैं कहा गुरुजी यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, 2-3। एक बार एक जगह से मैंने पकड़ा है, एक साइड से डॉक्टर पुनीत ने, डॉक्टर बलजीत ने, गुरुजी के चरणों में हम बैठे हैं, और गुरुजी के हाथ में स्केच आ गया, पता नहीं कहाँ से आया, हमने उस तरफ तो ध्यान नहीं दिया, हाथ ऐसे राइट साइड पे किया था गुरुजी ने बस। अब किसी ने पकड़ा है या वो आया है कहीं से, ये हम जानते तो नहीं है खैर। और गुरुजी ने ऐसे ही वहां पे लिख दिया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरुजी। और हम आगे बड़े मजे से कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। खैर उसके बाद भी गुरुजी बोलते रहते थे कि ये डेंटल कॉलेज है, डॉक्टर है, कभी राइट साइड पे कोई बैठा है, लेफ्ट पे बैठा है, उनको बताते रहते थे, ये खुश होते थे बहुत। चलो बद्दी वाले, इस तरह से कुछ बोलते थे, फिर हम आ जाते थे। अब देखिए हमने तो आके और फिर उसके बाद हमने आके फोटोग्राफर को दिया कि अब फ्रेम कर दो। फ्रेम कर दिया, और फ्रेम हमने उठाना था वो, जिस दिन उठाना था, डॉक्टर पुनीत का मुझे शाम को फोन आया कि मैं उनकी दुकान पे खड़ा हूँ, गौतम बताओ उन्होंने कितने पैसे लिए होंगे। मैंने कहा यार अंकल तो बड़े खड़ूस थे, उस दिन तो कुछ भी कम नहीं कर रहे थे। फिर भी मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 400-500 कम कर दिया होगा यार। 1 रुपया भी नहीं कह रहे इन्होंने लिया, और कह रहे हैं कि ये स्वरूप मेरे पास पड़ा रहा इतने दिन, मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैं बता भी नहीं सकता आपको, और इसका मैं 1 रुपया ले भी नहीं सकता, बल्कि कोई भी सेवा हो आप मुझे बताना। जो 1 रुपया कम कर नहीं सकता था वो उसने 1 रुपया लिया भी नहीं। तो ये गुरुजी के स्वरूप की वैल्यू है, ये महिमा है कि कहीं पे ऐसे भी अननोन ही पड़ा हुआ तो वो भी ब्लेसिंग है। अब हमने मंदिर बना दिया, और हम सोच रहे हैं कि हमने ये सोचा कैंटीन में बैठ के कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम भगवान का नाम ले, ये हम सोच रहे हैं ये बैठ के। लेकिन 2009 में 2008 या 8 की बात है शायद, सत्संग किया हमने, और उस एनुअल सत्संग शुरू कर दिए थे तब। उसके बाद तो एक अंकल आए थे, ओल्ड संगत है बहुत, वो आए और उन्होंने सत्संग अपना शेयर किया। कह रहे जब गुरुजी यहाँ पे आए थे 2005 में, तो मैंने उनको फोन किया था कि गुरुजी आप इस तरफ आए हो, पंजाब की तरफ आए हो, तो आप मुझे भी फोन कर देते, मैं भी आ जाता। तो गुरुजी ने कहा कि आज मैं बद्दी जाके आया, उत्थे एक ऐसा बूटा लगा के आया
वो बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा और लोग मेरी उतना कृपा लेके जाया करूंगे। अब गुरुजी ने तो उसी दिन बोल दिया था जिस दिन वो इनॉग्रेट करने के लिए आए थे। ख्याल हमारे दिमाग में डाला है उन्होंने 1 साल के बाद, कि हम कैंटीन में बैठ के ये सोच रहे हैं। वो दिमाग में भी उन्होंने ही डाला है, क्योंकि ब्लेस तो वो ऑलरेडी कर चुके थे जिस दिन आए थे, ब्लेस करने ही आए थे वो, ये सारी कुछ प्लानिंग में था गुरुजी के। लेकिन हमें भी वो थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तब गुरुजी ने कहा इन्होंने मेरा मंदिर बना दिया, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया है, बनवाया उन्होंने है, करवाया उन्होंने है, बूटा उसी दिन लगा दिया था जिस दिन वो आए। लेकिन इसमें थोड़ी सी फनी बात ये भी है, अब जैसे मैंने कहा और कि अंकल ने कहा, गुरुजी ने बोला बूटा लगा के आया हूँ, एक दिन पेड़ बनेगा। जब हम सत्संग करते हैं, एनुअल सत्संग करते हैं, संगत आती है, तो एक बार कोई आया सुबह 6 बजे, कोई संगत आए, और क्योंकि रात की सेवा करके हम उठे थे, 3-4 बज गए थे, वो 6 बजे ही आ गए। तो सिक्योरिटी वाला आया, उसने कहा कि कोई आए हैं, दिल्ली से संगत आई हुई है, आनी शुरू हो गई है। तो मैं फटाफट उठा और मैं बाहर गया। जैसे दरवाजा खोला मैंने, तो वो सामने खड़े हैं और बड़े एनर्जी में हैं कि अंकल हम वहां से हैं, ऐसे ऐसे करके है, आप मुझे बताओगे कि वो बूटा कहाँ पे है? मैं कौन सा बूटा? कह रहे जो गुरुजी लगा के गए थे। तो मैं एकदम से आधी नींद में भी था, मैंने कहा बूटा कौन सा लगाया था गुरुजी ने यार, ये क्या हम उसको टच कर सकते हैं? तो मैंने कहा बूटा टच? फिर मेरे ध्यान आया यार ये कुछ और सोच रहे हैं कि वो पेड़ लगा के गए हैं, शायद वो पेड़ पत्ते ये सारा कुछ टहनियाँ, ये शायद ये ऐसी कोई बात होगी। लेकिन वो पौधे की बात है, कि गुरुजी ने वो लगाया, मंदिर बनाया और वहां से ब्लेसिंग्स लेके जाया करेंगे। तब वो छोटा सा मंदिर था, अब वो धीरे धीरे करके वो सारे के सारे केबिन उसी में मर्ज हो गए। आज जैसे आप देखते हो, जिन लोगों ने देखा होगा, आज वो पूरा मंदिर बन गया है। तो इस तरह से फिर हमने सत्संग भी वहां पे शुरू कर दिए। अब देखिए, हम तो अपनी तरफ से संगत करते हैं सबके साथ, और करनी भी शुरू कर दी, गुरुजी के पास ले जाना भी शुरू कर दिया। बुलाते वही है सबको, सबका टाइम होता है। तो स्टाफ के साथ भी हम सत्संग करते थे, बाहर भी सत्संग करते थे कि मंदिर है आओ। और एक ऐसे ही डॉक्टर भी थे, वो बड़े एलिवेटेड थे थोड़े से स्पिरिचुअली, विवेकानंद को पढ़ते थे, पता नहीं क्या बुक्स उनके पास रहती थी, हम ज्यादा पढ़ते तो नहीं थे इन सब चीजों में, लेकिन वो थे। हम उनसे सत्संग करते थे कि डॉक्टर साहब आया करो, गुरुजी हैं, और हम सत्संग करते थे गुरुजी का उनके साथ, कि अगर ये इनकी इंक्लिनेशन इधर है तो अच्छी बात है, ये भी जुड़ जाएंगे भगवान के साथ अच्छी तरह से। एक दिन उनका फोन आया मुझे, वो दिल्ली में थे, कह रहे गौतम बताओ यार, तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? 12 बजे के आसपास। तो मैंने कहा गुरुजी तो यार शाम को मिलते हैं 7 बजे। कह रहे कोई बात नहीं, तू मुझे एड्रेस दे दे, मैं जा आऊंगा। मैंने कहा नहीं मिलेंगे नहीं ऐसे। कह रहे दे तो सही एड्रेस। मैंने दे दिया, चले जाओ भाई। वो चले गए। तो अगले दिन जब आए तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब फिर दर्शन हो गए थे कल? तो बड़े गुस्से में थे, कहते यार क्या दर्शन हो गए, मैं गया था वहां पे, वो है ना एक बार अंपायर स्टेट ऐसे लिखा हुआ है, अंदर गए, वो 3-4 सीढ़ियां चढ़ के है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने बेल की, और कोई नहीं आया। तो मैंने दोबारा बेल की, तो कह रहे कर्टन हटाया किसी ने खिड़की से, और पूछा हाँ जी। बड़ा कह रहे बड़ी रूड तरीके से बोला उन्होंने। मैंने कहा गुरु जी से मिलना है। तो गुरु जी तो शाम को मिलते हैं 7 बजे, चलो 7 बजे आना। तो कह रहे हैं, मैंने कहा गुरु जी अंदर हैं? कह रहे हाँ अंदर ही है, और कह रहे कर्टन ऐसे लगा दिया। तो कहता बताओ यार, दरवाजे तक हम पहुंचे हुए हैं, क्या वो मिल नहीं सकते थे? ये गुरु जी के शरीर छोड़ने से 1-2 महीने पहले की बात है। और गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। डॉक्टर साहब का भी पता नहीं चला किधर गए, कॉलेज छोड़ दिया, आज तक भी उनका कहीं नहीं पता है वो कहाँ पे है। गुरुजी की तो बात ही छोड़ दो, दरवाजे पे पहुंच के नॉक करके भी अंदर आने की आज्ञा नहीं थी। वहां तक पहुंच के भी अहंकार की वजह से उन्होंने उन्होंने कहा मैं गया हूँ, गुरुजी बाहर क्यों नहीं आए, मुझसे क्यों नहीं मिले, मुझे अंदर क्यों नहीं बुलाया? तो हम तो बहुत लकी मानते हैं कि हम संगत में आते हैं, स्टेप इन होते हैं, सत्संग में जाते हैं। गुरुजी की ये कॉल है कि हम सारे अंदर जाते हैं, बैठते हैं, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, वो इतना डिवाइन सत्संग हम सुनते हैं। या ऑनलाइन भी जो चल रहा है वो गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी करवाते हैं तभी वो हो पा रहा है, अदरवाइज स्टेप इन कर नहीं पाएगा कोई भी। ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है। हमें दुख तो हुआ इस बात का कि देखो दरवाजे तक पहुंच के भी वो अंदर नहीं जा पाए, गुरु जी का हुक्म नहीं हुआ। और ऐसा ही एक सत्संग फिर जब गुरु जी के पास हम गए हुए, 7 बजे हम पहुंच जाते थे, लेकिन उस दिन दरवाजा नहीं खुला, 7:30 हो गए, 8 बज गए, 8:30 हो गए, चाय प्रसाद भी बाहर आ गया। जो बीच का रास्ता है अंपायर स्टेट बिल्डिंग और मंदिर, और सामने जो वॉशरूम एरिया है उसके बीच में, वहां भी संगत, वॉशरूम एरिया के पास भी संगत बैठने लगी। हमने कहा यार इतनी दूर से हम आए हैं, आज तो 1.5 घंटा तो ऐसे ही निकल गया, गुरु जी को निहारना था, देखना था, और उस ऑरा में बैठना था।
तो जो चाय प्रसाद लेके आए अंकल, तो हमने उनसे पूछा कि गुरुजी अंदर ही हैं? कह रहे हाँ गुरुजी तो अंदर है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अंदर ही, हमने कहा गुरुजी अंदर है? कह रहे हाँ गुरुजी तो अंदर ही हैं। तो हमने कहा तो फिर खोल क्यों नहीं रहे दरवाजा? कह रहे तो गुरुजी की मौज है। चलो। तो उसके बाद हमें ना थोड़ा सा आवाजें सुनाई दी, जैसे चीखने की, कुछ इस तरह से। हमने कहा बच्चे शोर मचा रहे होंगे यार। धीरे धीरे वो आवाजें ना बढ़ने लगी, और जो पैसेज है वहां तक आए। कोई अंकल थे, 75 के आसपास की एज रही होगी उनकी। एक तरफ से उनकी वाइफ ने पकड़ा हुआ, एक तरफ से उनके बेटे ने पकड़ा हुआ, और वो चीखते आ रहे हैं, साईं बचाओ, साईं बचाओ, और रो रहे हैं। वो बहुत जोर से चीखें मार रहे हैं, और सारी संगत पीछे मुड़ के देखने लगी। जो उस दिन वहां प्रेजेंट होंगे उन्होंने जरूर, उनको पता होगा क्या हुआ था। वो सारे हम पीछे मुड़ के देखने लग गए। और वो मुझे लगता है 20-25 कदम दूर रह गए होंगे मंदिर से, दरवाजे से। और अंकल ने वॉमिट किया और ब्लड ही ब्लड बाहर, पूरे भर गए, वो वहीं फेंट हो गए, ऐसे ही गिर गए। और उसके बाद से आंटी और उनका बेटा और चिल्लाने लग गए, साईं बचाओ, साईं बचाओ, इधर को देख के, इस तरफ को देख देख के। और उसके बाद संगत में किसी ने गाड़ी दी और उनको बिठाया और बाहर ले गए। अंपायर स्टेट बिल्डिंग का जो बाहर मेन गेट है वहां तक ले गए। 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, आधा 1 मिनट लगा होगा बड़ी मुश्किल से, दरवाजा खुल गया। और गुरुजी सामने साइड बोर्ड के पास व्हाइट ड्रेस में खड़े हैं, चोले में खड़े हैं, लेग्स क्रॉस करके, और नाखून ऐसे ऐसे मुंह में डाला हुआ है अंगूठे का, और नीचे की तरफ बड़े गौर से देख रहे हैं, बड़ी गहराई से देख रहे हैं, एक ही तरफ, कारपेट की तरफ को। हम भी आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, गमगीन सा माहौल हो गया। हम ऊपर बैठ गए, जो पुरानी संगत थी ऊपर बिठा देते थे गुरुजी। हम ऊपर चले गए। 15-20 मिनट के बाद अंकल ने अनाउंस कर दिया कि गुरुजी का हुक्म है, आज लंगर प्रसाद करके सबने सीधे घर जाना है, कहीं नहीं रुकना है बीच में, और हाथ भी घर जाके धोने हैं। और हम भी चुपचाप वैसे ही थे, लंगर प्रसाद चुपचाप किया। हालांकि गुरबानी चल रही थी, सब कुछ हुआ, इजाजत ली गुरु से, कोई बात नहीं हुई। आ गए हम घर, हाथ भी घर आके ही धोए, रास्ते में कहीं नहीं रुके। साईं बाबा का सीरियल आता था उन दिनों, और हमने देखा 2005-06 में, जिन लोगों ने देखा होगा, अगले दिन जो एपिसोड आया उसमें साईं बाबा मालसापति को बोल रहे हैं कि इन सबको ना घर भेजो अभी, और बोलो कि हाथ जो है वो भी घर जाके धोने हैं, रास्ते में कहीं नहीं रुकना है, सीधे घर जाना है। और मालसापति ने कहा कि आज क्या हो गया बाबा, कि इनको भेजो। भेज दिया। और मालसापति तुम भी जाओ। वो कह रहे मैं भी बाबा। कह रहे हाँ तुम भी जाओ, और कहीं नहीं रुकना है रास्ते में, हाथ भी घर जाके धोने हैं। तो वो भी चले गए कि बाबा को आज पता नहीं क्या हुआ। और जैसे ही वो घर पहुंचे, जो सीरियल में दिखाया है, उनकी जो वाइफ है वो नीचे जमीन पे बैठी हुई है, बेटा उनका जो है लेटा हुआ है उनकी गोद में, आखिरी सांसें ले रहा है, और वो दोनों बोल रहे हैं साईं बचाओ, साईं बचाओ। और जो सीरियल में दिखाया है उनका बेटा, वो दम तोड़ देता है। एक दिन पहले जो हम ये एपिसोड देख के आए हैं लाइव, वर्ड टू वर्ड, हाथ भी घर जाके धोने हैं, रास्ते में कहीं नहीं रुकना है, साईं बचाओ, साईं बचाओ। वो एग्जैक्टली सेम वैसा ही, डिट्टो वर्ड टू वर्ड। लेकिन देखिए वो भी वहां तक पहुंचे, लेकिन अंदर नहीं जा पाए। वो भी 10-20 कदम पे ही गुरुजी ने रोक दिए, अलाउ नहीं किया। तो कितने भाग्यशाली हम हैं कि हर एक सत्संग में हम जाते हैं, गुरुजी कितनी बाहें फैला के हमें बुला रहे हैं अपने पास। अभी तो चलो कोविड की वजह से बंद है, लेकिन उससे पहले हम जाते हैं, बड़े मजे से जाते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, हर एक सत्संग कितना मजे से ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। वो जब हम स्टेप इन होते हैं वो गुरुजी ही करवाते हैं, अदरवाइज हो सकता है हम बाहर ही रुक जाएं, अंदर जा ही ना पाए, बिल्कुल दरवाजे से वापस आ सकते हैं, ये मैंने देखा है। तो बहुत भाग्यशाली है, और गुरुजी की अपार कृपा है हम सब पे कि गुरुजी का सत्संग होता है, और गुरुजी हमें बुलाते हैं। चाहे वो देखिए अब तो वर्चुअली हो रहा है, ये भी गुरुजी की प्रेजेंस से ही होता है, अदरवाइज तो गुरुजी का नाम भी कोई नहीं ले सकता, हम सबको पता ही है। फिर एक जब हम गुरुजी के पास जाने लगे तो देखिए ये मन में होता है कि हम हर एक रिश्तेदार को गुरुजी के साथ जोड़ दें, अपने जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, सबको जो अपने नियर एंड डियर्स हैं उनको जोड़। मेरे मन में भी आया कि सबको लेके जाएं, भगवान धरती पे आए हुए हैं, साक्षात आए हुए हैं, तो सारे के सारे भगवान के दर्शन कर लें। तो एक बार मेरे कजन का फोन आया, तो कहता है यार कहाँ पे है? मैंने कहा दिल्ली जा रहे हैं। कह रहा है ये क्या सीन है यार, तू किस एज में किधर चल पड़ा है ये, कभी दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ, ये क्या शुरू कर दिया तुमने? वो बड़ा नाराज हुआ। तो मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं, तो आजा, हम पंचकुला में हैं, तू भी चलना साथ में। तो कह रहा नहीं नहीं यार मैं मिल लेता हूँ आके। वो आया,
चलो मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ। उसको हमने बिठाया जैसे तैसे करके कि तू भी चल साथ में। वो भी चल पड़ा, वो शिपिंग कॉर्पोरेशन में इंजीनियर है। तो उसको भी बिठाया हमने और वो साथ चल पड़े। गुरुजी के पास पहुंचे और चांस की बात है कि जैसे गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी बोलते थे तो माथा टेका, साइड बोर्ड पे गुरुजी बैठे थे तो हमने माथा टेका। हाँ, कितने डॉक्टर आए हैं? ये गुरुजी पेट वर्ड था, ये तो बोलते ही बोलते थे गुरुजी। तो हमने कहा कि इतने आए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरा कजन भी आया है। तो गुरुजी कहते हैं ये भी डॉक्टर है? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, ये तो इंजीनियर है। अच्छा, कितने? तो मैंने कहा गुरुजी बॉम्बे। किहड़े सेक्ट रहंदा किथे है? तो मैंने कहा गुरुजी चंडीगढ़। किहड़े सेक्टर? मैंने कहा 46। अच्छा, चलो बैठो। हम बैठ गए। और वो भी ऐसे ऐसे हाथ करके जोड़ रहे, जी 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 जी, ऐसे करके चलो बैठा दिया गुरुजी ने। 3-4 दिन के बाद उसका मुझे फोन आता है। जाते हुए तो चलो वो जैसे था जॉली मूड में था, आते हुए वो चुपचाप था गाड़ी में। और 3-4 दिन के बाद मुझे उसका फोन आता है कि यार, इधर उधर की बात घुमा फिरा के उसने मेरे से बात की फिर लास्ट में कि यार गुरुजी का लॉकेट मिलेगा या कोई स्वरूप हो धीरे से। तो मैंने कहा भाई ये किस एज में किधर चल पड़ा है तू? तो वो हंसने लग गया। तो कह रहा प्लीज अगर है कोई तो प्लीज मुझे दे देना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। और मैंने वो लॉकेट और गुरुजी का स्वरूप जो है वो उनको दे दिया। वो आज तक भी उनके पास है। फिर उनकी शादी हुई और शादी के बाद 2-1 साल इधर उधर हुए वो। और मुझे उनका फोन आता है। देखिए हम गुरुजी को भूल जाते हैं लेकिन गुरुजी हमें कभी नहीं भूलते। 2-1 साल के बाद मैंने भी नहीं उसको छेड़ा और गुरुजी की कोई बात नहीं की, हम गुरुजी में मस्त हुए पड़े थे। और उसका मुझे फोन आया इधर उधर की बातें करने के बाद। उसमें मुझे बोला, कहता अंकल अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे चले गए हैं बाय चांस। अभी ठीक है आंटी? हाँ जी अंकल, हाँ जी। अच्छा। तो उसका मुझे फोन आया शिप से। और उसने मुझे कहा कि देख हम गुरुजी को भूल जाते हैं लेकिन गुरुजी हमें नहीं भूलते। आज मैं बैठा हुआ था और ऊपर से एक मशीन गिरी मेरे ऊपर आके और किसी ने मेरा हाथ पीछे खींच लिया। और कोई फोर्स थी और मैंने कहा कि पीछे तो कोई भी नहीं है। और मैं बच गया, मशीन आके ऊपर गिरी, बिल्कुल ही मैं बच गया। और मैं साइड हुआ और मैं डर गया इतना कि मैं इतनी दूर घर से बैठा हुआ, अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता फिर। और कहता मैं अपने केबिन में आ गया, मैंने डायरी उठाई, फोटोग्राफ्स देखने लग गया घर की। और अगला पन्ना जैसे ही पलटा तो गुरुजी का स्वरूप था छोटा सा पड़ा हुआ। और उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कह रहा है मेरे को एकदम से ध्यान आया कि ओ ये तो गुरुजी ने बचाया है मुझे। कह रहा देख यार 2 साल से करीब करीब मैं भूल के बैठा होता, गुरुजी ने मेरा यहाँ पे भी ध्यान रखा। जो गुरुजी के पास आया। और देखो गुरुजी ध्यान जरूर रखते हैं, कोई कहीं पे भी हो, हम भूल भी जाएं फिर भी। ऐसे मैं बहुत संगत को जानता हूँ जो 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल के बाद भी वापस आए हैं। मेरे नोन है वो। शादी हुई किसी की, 2-4 साल इधर उधर हो गए, पता ही नहीं चला। ओहो अच्छा हाँ हम जाएंगे ये सब। लेकिन गुरुजी ध्यान रखते हैं। और उसके बाद फिर वो उतनी शिद्दत के साथ ही जुड़ते हैं गुरुजी के साथ। ये बीच में कोई गैप पड़ जाता है लेकिन वो जुड़ते जरूर है फिर। तो ऐसे ही उसको भी एहसास करवाया गुरुजी ने कि तू चाहे आए ना आए, मैं तेरे अंग संग हूँ। और गुरुजी तो भगवान है, वो तो अंदर ही रहते हैं, कोई बाहर थोड़े हैं वो तो अंदर ही है। तो हमारी तसल्ली के लिए सारी चीजें बनी हुई है, अदरवाइज तो भगवान है गुरुजी, बिल्कुल अंदर रहते हैं। तभी तो मन की बात पहले ही जान लेते हैं। कहाँ वो उसके ऊपर मशीन गिरने वाली थी और कैसे उन्होंने जान लिया, क्योंकि वो अंदर ही बैठे हैं। जो भी चल रहा होता है वो सब जानते हैं पहले से ही। ये धीरे धीरे ये चीजें पता चलती है। गुरुजी अपलिफ्ट भी करते हैं संगत को। उसको भी एहसास हुआ कि गुरुजी कितनी बड़ी पावर है। उससे पहले उसको लगता था कि ये इतना ऑरा है और यहाँ पे कुछ है स्पेशल है, अच्छे लोग भी आते हैं। इस तरह की शायद उसकी सोच रही होगी। लेकिन तब उसको पता चला कि गुरुजी भगवान है, वो अंदर ही रहते हैं, वो हर टाइम हमें देख रहे होते हैं। कितनी बड़ी पावर है। चलो वो आज तक भी संगत है और फिर तो गुरुजी के पास वो जाता रहा। कई बार गया गुरुजी के पास, उसकी एक ट्रेनिंग भी आई, वो भी गया। जो मुझे ये कहता था कि किस एज में किधर चल पड़ा है वो खुद भी उधर ही चल पड़ा जिधर मैं था। तो ऐसे में और अपने कजन्स को भी लेके गया उनके पास। और उनकी भी है, चलो खैर वो संगत भी है। लेकिन देखिए एक मैं बात जरूर कहना चाहूंगा कि गुरुजी के पास हम जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है उसके, वो ठीक हो जाए, कोई बीमार है घर में या हम खुद है या फिनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ हैं ऐसी, कोई ना कोई रहती है, तब जाते हैं। तो मेरे भाई को भी ना फिट्स पड़ते हैं, जो छोटा है।
उसको बचपन से पढ़ते थे, फिर वो थोड़ा सा ठीक हो गया, फिर 2006-7 में फिर पढ़ने लग गए। तो मुझे लगा कि यार देखो यहाँ तो सारा कुछ हमने इतने सत्संग सुने हैं, ठीक हो जाते हैं, तो इसको भी मैं गुरुजी के पास लेके जाता हूँ। और एम्पायर स्टेट में जैसे हम जाते थे उन उसको भी लेके गया, और गुरुजी के पास माथा टेका। वो माथा टेक रहा था ऐसे ही थोड़ा सा ही झुक के, मैंने कहा नहीं, गुरुजी के चरणों को हाथ लगाओ। और मैंने स्पेशली गुरुजी के चरणों को हाथ लगवाया। गद्दी पे गुरुजी बैठे हुए थे। तो और मुझे तसल्ली हुई कि अब ठीक है, कि भगवान के चरणों को छू लिया है, अब ये ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि सत्संग मैंने ऐसे सुन रखे थे पहले कि गुरुजी ने इसको ठीक कर दिया, उसको ठीक कर दिया, लाइफ एक्सटेंशन, ये सारा कुछ सुना हुआ था। वो आगे फिर बड़े मंदिर का फंक्शन हुआ, वहां लेके गया, वहां प्रणाम किया, तो वो ऐसे दर्शन किए उसने। लेकिन वो उसके फिट्स जो हैं वो आज तक भी हैं, उसकी मेडिसिन चलती है। हालांकि बीच बीच में कभी कभार हो जाता है, मेडिसिन उसकी रेगुलर चलानी पड़ती है, बीच में बिल्कुल भी मिस नहीं होती है। अगर मिस हो जाए तो फिट्स आ जाते हैं उसको। बीच में एक बार हुआ था तो फिर आ गए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी को हम वहाँ गुरु जी के पास लेके आए ये बोल के कि तेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, जरूरी नहीं है ये। गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो है वो किस रूप में आएंगी हम ये समझ नहीं सकते हैं। ये तो धीरे धीरे समझ आया फिर कि ये तो अलग सोल है, और इसका अपना कार्मिक अकाउंट है। इसने दर्शन भी कर लिए हैं गुरु जी की निगाह में है। पता नहीं कितने जन्मों के ये बोझ लेके यहाँ तक पहुंचा है। तो गुरु जी अपने हिसाब से इसको हील कर रहे होंगे, या जो इसके लिए सही है वही ठीक है। अगर इसने ये इस तरह से दुख भोगना है तो इसके लिए अच्छा है, इस सोल की जर्नी के लिए अच्छा है। भले ही ये मेरा भाई है इस जन्म में, कोई बात नहीं, लेकिन इसको ये अगर गुरु जी की नजर में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो गुरु जी ठीक कर देंगे। गुरु जी ऐसे थोड़े है कि कोई बात नहीं तो क्या, मुझे पता नहीं लगा, ये ऐसे ऐसे थोड़े है। गुरु जी को तो एक एक चीज का पता है। और अगर गुरु जी ठीक नहीं कर रहे हैं कि फिट्स इसके बिल्कुल ठीक है, 35-36 साल की उसकी एज है अभी वो, लेकिन उस तरह से डेवलप नहीं हुआ उसका माइंड। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं 8-10 साल के, वो भी मजाक कर जाते हैं उसको, उसको बुरा भी लगता होगा कई बार, क्योंकि उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ, बच्चों जैसे ही है। मेच्योर तो है लेकिन दिमाग जो है वो थोड़ा सा बच्चों जैसा ही है। तो कोई ये कहे कि वहां जाके बिल्कुल ठीक हो जाता है, नो। लेकिन ब्लेसिंग्स गुरु जी की अपार रहती हैं, बहुत ब्लेसिंग्स गुरु जी की रहती हैं। धीरे धीरे ही समझ आता है कि गुरु जी जो है वो भगवान भी है, गुरु भी है, सिखाते भी हैं। भगवान रूप में, महाशिव रूप में वो चमत्कार करते हैं जहां जरूरी है। हर एक जगह नहीं कि हर एक जगह ही हमारी लाइफ में चमत्कार ही होते चले जाएंगे। जहां जरूरी है वहां चमत्कार भी करेंगे, और जहां समझाना है वहां वो गुरु जी हैं, वो गुरु हैं। और समझाने में तो ये सारी चीजें आएंगी ही, कभी दुख भी होंगे, कभी सुख भी होंगे, गुरु जी हमें उनमें से निकालेंगे, तभी एक अच्छी संगत भी बन पाएंगे। ठीक है, इनका उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे भाई और मेरे फादर को उन्होंने लाइफ एक्सटेंड करके दी है। मेरे फादर को अल्सर हो गया था, इतनी प्रॉब्लम हुई उनको, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो मैंने उठाया अगले दिन तो हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि जैसे अल्ट्रासाउंड किया कि इनको ये एक घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट होंगे तो बच जाएंगे, अदरवाइज ये बच नहीं सकते आज, क्योंकि इनका अल्सर जो है वो फट चुका है अंदर, वो जहर फैल चुका है। उनके इतना पेन था उनको कि थोड़ी सी उंगली भी टच कर दो तो वो चीखे मारते थे। तो मैंने फटाफट उठाया, चंडीगढ़ हॉस्पिटल ले गया, पीजीआई में, सॉरी 32 में। तो वहां पे नोन थे मेरे, संगत के ही हैं वो। गुरु जी कृपा से सारा कुछ हो गया, वो जहर था जरा सारा निकाल भी दिया बाहर। एडमिट हो गए, आईसीयू में रहे 3-4 दिन। आईसीयू के बाहर मैं एक दिन बैठा हुआ, और एक होली का दिन था। होली खेलते हुए कुछ लोगों की टोली ना वहां लड़कों की आई, मेरे मेरे पास तक आई, आईसीयू के मैं बाहर बैठा, और मुझे फ्रेग्रेंस आई गुरु जी की। तो मैंने कहा यार ये लोग ऐसे हैं, इन्होंने इत्र वित्र लगा रखा होगा, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझ तक आए, मुझे क्रॉस करके नहीं आगे गए, वहीं से पीछे भी चले गए वो। आईसीयू के बाहर जैसे गलियों में टोली होती है लड़कों की, इस तरह से होली खेल रहे हैं हॉस्पिटल में। ये तो मुझे बाद में ध्यान आया। चलो, वो तो चले गए, मैंने बड़ा कैजुअल सा लिया कि इतर लगाया हुआ। अगले दिन मैंने एक्सरे की रिपोर्ट लेने के लिए मैं नीचे गया। एक बड़ी गैलरी सी है, वो 100-150 फीट लंबी होगी, दोनों तरफ लॉक लगा हुआ था, लंच टाइम हो रखा था शायद, तो कोई भी दूर दूर तक नहीं था। वहां मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, बहुत तेज आई, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है आसपास। फिर मुझे ध्यान आया कि कल भी ये गुरुजी आए हों। चलो, वो वहां से डिस्चार्ज हुए, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो कुछ ना नाच शनावी बोलने लग गए थे अंदर, जब आईसीयू में थे थोड़ा थोड़ा बोलने लगे। मैं अंदर जाता था मिलने के लिए, तो कि वहां देखो 4 बंदे खड़े हुए हैं, वो मुझे लेने आए हुए हैं, और वो देखो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, वो 4 काले काले आदमी खड़े हुए हैं, ये ले जाएंगे मुझे।
तो इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी थी वो। तो मुझे लगने लग गया था कि ये शायद पता नहीं यहीं से निकल जाएंगे, मुझे नहीं लगता ये वापस आएंगे। लेकिन गुरुजी ने बचाया और वो डिस्चार्ज हुए। वो ड्रिंक भी करते थे, स्मोक भी करते थे। 7-8 दिन के बाद तो उन्होंने हॉस्पिटल में वहीं पे ही शुरू कर दिया था ये स्मोकिंग करना, कि दो या सिगरेट दो, और वो पीना शुरू कर दिया था वो। और बाद में वो घर पे आ गए। उसके बाद 9 साल वो और रहे, एट द एज ऑफ 80। 2017 में वो एक्सपायर हुए। लेकिन जब हम घर आए तो 3-4 दिन के बाद गुरुजी मुझे ड्रीम में आए और गुरुजी ने मुझे कहा कि चल संगत में चलते हैं। मैंने कहा चलो गुरुजी। और गुरुजी ने लिया मुझे, साथ में चले गए। एक डबल सोफा था पड़ा हुआ, बहुत संगत थी, बहुत ज्यादा। और गुरुजी सोफे पे बैठ गए, मैं नीचे चरणों में बैठ गया। गुरुजी ने कहा आजा आजा ऊपर ही आ जा। मैंने कहा नहीं गुरुजी कोई बात नहीं। तो आ जा, तो मैं ऊपर बैठ गया। तो बैठा और गुरुजी मेरे पास हुए तो गुरुजी कहते कोई ऐदा ही ठीक नहीं ਹੁੰਦਾ, ये सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लेने पैंदे हैं। मैंने कहा अच्छा गुरुजी देखना है?" तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने अपना चोला उठाया, पूरा दिखाया, जो वो पाइप्स वगैरह ये सारा कुछ जो आईसीयू में मेरे पापा के लगा हुआ था, एग्जैक्टली वो गुरुजी के लगा हुआ था, सेम वैसे ही। और गुरुजी ना फिर थोड़े से उदास हुए, इमोशनल हुए, आंखों में थोड़ा सा पानी भी आया। फिर गुरुजी कहते कि ये कब तक मैं करता रहूंगा। तो मैं भी इमोशनल हो गया, मेरे भी आंखों में पानी आया। मैंने गुरुजी को हग किया जोर से। मैं गुरुजी चिंता ना करो, मैं हूं ना। और हमने खूब जोर से जप्फी डाली। खैर वो गुरुजी ने लाइफ एक्सटेंड की, फादर की। 9 साल उन्होंने खाया पिया मौज से, जैसे उससे पहले खाते थे। और 80 साल की एज में वो एक्सपायर। 9 साल मस्त लाइफ उन्होंने जी है। ऐसे ही मेरे भाई का जो बड़ा भाई था, तो उनके लीवर की प्रॉब्लम थी, लीवर सिरोसिस हो गया था बाद में। तो 2012 में हम हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ना कोई कपड़ा मत दो, ये आज आज का ही है, इसके घर वालों को बुला लो और ये आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3-4 ग्राम खून है सिर्फ। और ये पेशेंट के मुंह पे ही बोल रहे हैं वो इमरजेंसी में, और वो भी सुन रहे हैं। तो मैं तो और डर गया। तो मैंने फिर घर बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने तो बोल दिया। तो घर में सफाइयां शुरू कर दी, वैसे कर दिया कि शाम को वो लेके आ जाएंगी, आज वो हो ही जाएगा। लेकिन गुरुजी को मैंने प्रे किया वहीं से, मन से ही, कि गुरुजी देख लो आप बचा लेना प्लीज। और गुरुजी ने तुरंत बचाया। 2-3 दिन के बाद उनकी छुट्टी भी हो गई। पहले तो डॉक्टर्स आगे फटाफट उनको चेक करना शुरू कर दिया, और 2-3 दिन के बाद छुट्टी हुई, वो घर भी आ गए अच्छे खासे। और हालांकि 1 महीना, वो 1.5 महीना ठीक रहेंगे, उसके बाद उन्होंने फिर ड्रिंक करना शुरू कर दिया। ऐसे ही वो 5-6 महीने के बाद ना ठीक हो जाना है, फिर ड्रिंक शुरू कर देना। वो एडिक्शन हो जाती है तो छोड़ नहीं पाते। खैर वो मजबूरी हो जाती है, हम भी क्या कहें। तो ऐसे ही उनका चलता रहा 5 साल। बीच बीच में वो बीमार हो जाते थे तो हमें भाग के ले जाना पड़ता था, लेकिन गुरुजी बचा लेते थे। हर एक बार मैं गुरुजी को प्रे करता था, और हर एक बार ऐसी सिचुएशन होती थी कि मुश्किल है, लेकिन मैं गुरुजी को प्रे करता था और वो बच जाते थे। लेकिन 2016 दिसंबर में अ, ऐसी उनकी हालत खराब हुई, और मुझे भी शर्म आई एक्चुअली गुरुजी को बोलते हुए कि गुरुजी क्या बोलूं मैं यार, आप ठीक भी कर देते हो सब कुछ, लेकिन वो फिर पीने लग जाते हैं। तो मैंने डरते डरते ही गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी आप देख लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे, अगर चाहो तो एक चांस दे दो। तो गुरुजी मेरे को रात को ड्रीम में आए, और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ऐसे ऐसे करके उनको देना। गुरुजी ने ना डांट दिया मुझे, बैठ जा चुप करके, दिमाग ना खाई मेरा, बड़ी जोर से बोला मुझे। और मैं बैठ गया, और गुरुजी ने ऐसे सिर पे ना हाथ रखो जैसे कि दुखी होगी, यार ये क्या है, ये क्या कर रहा है ये हर एक बार। तो मैं तो खैर समझ गया कि इस बार मुश्किल है गुरुजी के लिए भी। बहुत लाइफ दे दी। और 3 महीने के बाद लीवर सिरोसिस हो गया था उनको। 3 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गए। 15 दिन के अंदर अंदर दोनों एक्सपायर हो गए वो। लेकिन देखिए 5 साल उनको दिए, 9 साल उनको दिए। ये मेरा छोटा भाई है, इसके फिट्स वैसे ही मतलब पड़ते हैं, दवाई चलती है इसकी पूरी, वो हम डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं, एक भी नागा नहीं डालते हैं उसमें, वो देनी ही पड़ती है। और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनको चलती रहती हैं। लेकिन सबकी अपनी अपना 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 अकाउंट है। घर के 4 मेंबर है, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं हो सकती है। हालांकि सारे ब्लेस्ड है, हम गुरुजी के पास आ गए, जैसे गुरुजी ने बोला है कोई एक भी आ जाता है तो सारे ब्लेस हो जाते हैं, और पूरे कुल का कल्याण हो जाता है। ये 3-4 लोगों की तो बात छोड़ो, पूरे कुल का कल्याण हो जाता है। तो बहुत लकी हैं हम कि गुरुजी हमेशा संभालते हैं। लेकिन सारे परिवार के लोग वैसे ही होंगे, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि सबको लाइफ एक्सटेंशन मिलती रहेगी, या सबके लिए वैसा। सबका अपना अपना अकाउंट है, पता नहीं कोई सूल कहाँ से उठ के आई, उसके साथ क्या लेन देन होगा। 4 लोग 5 लोग हम घर में रिश्ते बन जाते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, भाई बहन, और इस तरह से सारे रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन उनकी जर्नी सबकी अलग अलग है, अकाउंट अलग अलग है, कर्म उनके अलग अलग है।
तो उस हिसाब से उनको भोगने भी पड़ेंगे। मेरे अलग हो सकते हैं, मेरे माँ बाप के अलग हो सकते हैं, किसी के कुछ हो सकते हैं। उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। और गुरु जी को प्रे भी हम वही करें कि जो इस सोल की जर्नी के लिए अच्छा है वही आप करें। हमारी तो यही कोशिश रहती है कि गुरु जी इसको भी बचा लेना, उसको भी बचा लेना। क्योंकि जब दुख आता है तो वो इतना तोड़ के रख देता है कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं रहता है। बात करना देखिए बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत बड़ा जब दुख आता है, इस तरह की सिचुएशन आती है, वो दिन निकालने बड़े मुश्किल होते हैं और हम गिड़गिड़ाते हैं और गुरु जी के चरणों में गिरते हैं कि बचा लेना। क्या पता जाना ही उनके लिए अच्छा हो, उस सोल के लिए। जब हम संगत में होते हैं तब की बात मैं कह रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि हम सारे गुरु जी की नजर में होते हैं। गुरु जी हमारी पूरी फैमिली को देख रहे होते हैं। उस सोल के लिए क्या अच्छा है वो गुरु जी जाने। हमें कभी ये टूटना भी नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो टूट जाते हैं, दुख की चोट इतनी बड़ी हो जाती है तो वो टूट जाते हैं। खैर, हमें थोड़ा सा स्ट्रांग बनना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब थोड़ा सा हम स्पिरिचुअली एलिवेट भी होंगे, जिस तरह से गुरुजी गाइड करते हैं, बताते हैं हमें। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के लिए बोलते हैं गुरुजी। हालांकि अगर कोई कहेगा कि सबको तो नहीं बोला है, लेकिन एक को बोल दिया, पढ़ने में हर्ज क्या है। अगर अच्छा लगा है तो उसमें देख लो। जैसे गुरुजी ने बोला है कि ये तो मेरी ही स्टोरी है, तो उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है। वो ऐसे ही दिनों के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है हमारी, कि जब हम टूटते हैं तो हमें पता लगता है किस किस के साथ क्या क्या हुआ है और लाइफ क्या है, लाइफ का गोल क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। तभी ये चीजें काम आती हैं जब हम टूटते हैं। फिर हम उतना नहीं टूटेंगे जितना हम ये सब चीजों के बिना टूटते हैं। बहुत टूट जाते हैं, तभी इन सब चीजों की हमें जरूरत भी होती है। तो खैर, 2009 की मैं पहले बात कर दूं, जब गुरु जी तो शरीर छोड़ चुके थे। खैर, उस टाइम तो कोई मुझे प्रॉब्लम हुई, बड़ी प्रॉब्लम हुई, जैसे किसी ने डिच कर दिया, ये मैं कहूँ तो। और वो मुझे चोट बहुत लगी कि संगत में कोई किस तरह इस तरह से कर सकता है, गुरुजी बीच में होते हैं, ये भी ध्यान नहीं रहा। और मैं 3 दिन करीब करीब 3 दिन मैं सोया नहीं, लगातार राउंड द क्लॉक मैं जागता रहा, रात को भी। इनफैक्ट मैंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया था, कुछ भी बोले जा रहा था। मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि इसको कुछ कर दिया है, किसी ने जादू टोना हो गया शायद। तो बड़े परेशान हुए वो, शायद कहीं दिखाने भी लगे थे इधर उधर, मेरे को ध्यान नहीं, कुछ होश में ही नहीं था मैं तो। वो चोट लगी। जब हम गुरुजी के पास आते हैं तो हमें लगता है कि सब अच्छा अच्छा ही है, आसपास भी अच्छा ही है, सब कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। तो मुझे वो चोट लगी और मैं बड़ी मुश्किल से उससे बाहर निकल के आया। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। संगत के 7-8 लोग थे जिन्होंने उस टाइम मुझे संभाला। मैं अगर रोड पे भी चल रहा होता था, मुझे ध्यान ही नहीं होता था कि सामने से गाड़ी भी आ रही है, कि मैं नीचे आ सकता हूँ, इसके कुछ भी है, पता नहीं किधर मेरा दिमाग था, क्या था। रोड पे भी मैं बड़बड़ाता जाता था। ऐसा हो गया था कि बस जैसे पागल सा ही होने लगा था। फिर गुरुजी मुझे ड्रीम में आए और मैं बैठा हूँ और संगत लगी हुई है और गुरुजी आके मेरे पास बैठ गए, उसी पोज में जैसे मैं बैठा हूँ। और गुरुजी मुझे थोड़ा सा मेरा मूड अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं गुरुजी। और मुझे कहते कि थोड़ा सा मेरी तरफ देखा और मैंने भी गुरुजी की तरफ देखा। तो गुरुजी कहते, हाँ देख ली दुनिया। तो मैंने कहा गुरुजी, मेरे को गुस्सा भी था थोड़ा सा, तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा हाँ देख ली, तो इसमें कैसे होगा कैसे। तो गुरुजी कहते, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सारे ऐदा ही होंगे हैं, देख ली दुनिया। तो मैंने कहा लेकिन आगे चलेगा कैसे, किस पे विश्वास करेंगे, क्या होगा फिर आगे चल के। तो मैंने भी थोड़ा सा बोला। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने उंगली अपनी राइट साइड की ऊपर आसमान की तरफ की और फिर मेरी तरफ की। और फिर गुरुजी कहते, वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने हैं, टाइम आते सब पता लग जाऊगा, देखी चल। तो मैं भी चुप हो गया और ये ड्रीम खत्म। और जब मैं सुबह उठा, एक नई एनर्जी के साथ था, नई एनर्जी के साथ था। अगले दिन कुछ, उससे अगले दिन कुछ, और ऐसा भागा कि वो चीजें तो हवा ही होगी। देखिए बिल्कुल पागल जैसी सिचुएशन और बड़ा टूटना कुछ भी हो सकता था उस टाइम। लोग बहुत टूट जाते हैं और गलत स्टेप भी ले लेते हैं। खैर, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचाया और आके बताया कि वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके भी अपने। इसका भी एक सत्संग वो बताऊंगा मैं आगे चल के कि कैसे उनके काम करने के तरीके अलग है। वो तो खैर हम जानते भी हैं सारे कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं और वो नायाब तरीके हैं उनके, डिफरेंट है। तो यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं। देखता चल, टाइम आने पे सब पता चल जाएगा।
और ये सही बात भी है कि टाइम आने पे ही पता लगा, और धीरे धीरे करके गुरुजी ने फिर अपलिफ्ट करना शुरू किया और चीजें सामने लानी शुरू की कि लाइफ ऐसे नहीं चलती है, थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी चलना पड़ता है। वो सारी चीजें गुरुजी ने फिर वो डाली बीच में कि ऐसे तो ये भोंदू से भी बने रहेंगे तो गुरुजी ने समझाया लाइफ के बारे में, और जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो सामने लाके रखी। हालांकि गुरुजी पहले दिन से ही वो सारी चीजें ला सकते थे, लेकिन तब हमारी शायद उतना हम नहीं समझ पाते। अगर पहले दिन किसी के सामने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी रख देंगे हम गुरुजी के पास ले जाके, तो वो साइड ही कर देगा, वो कहेगा ये क्या यार, यहाँ मैं अपनी प्रॉब्लम लेके आया हूँ, तुम ये किताबें दिखा रहे हो मुझे। ठीक है, आध्यात्मिक होगी, बहुत कुछ होगा, बाद में देखेंगे ना, जो प्रॉब्लम के लिए आए हैं वो तो सॉल्व हो। तो गुरुजी पहले जो चमत्कार करते हैं वो विश्वास के लिए, कि विश्वास जागेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको समझाएंगे। तो चमत्कार के लिए गुरुजी महाशिव है, लेकिन समझाने के लिए गुरु हैं वो दोनों ही चीजें गुरुजी के बीच में है। वो धीरे धीरे हमें समझ आई। फिर जब ये सारा कुछ हमने पढ़ा, और भी कई संगत ऐसी सुनी जो गुरुजी टाइम टू टाइम हमें सिखाते रहे, बताते रहे वो, तो धीरे धीरे ये हम आगे बढ़े। और फिर गुरुजी के पास में गया, जैसे नाम मेरा पंकज गौतम है, तो मैं गुरुजी के पास गया था 16 दिसंबर को, और मैंने कहा बर्थडे वाले दिन गुरुजी के पास जाएंगे। और मैंने माथा टेका जाके, तो गुरुजी ने पूछा की ना है तेरा मैं क्या आगे को हो गया, गुरुजी ने पूछा, तो मैंने कहा गुरुजी गौतम, और मैं ऐसे ही चुप हो गया। उसके बाद गुरुजी ने कहा चलो चलो, मैं तो आगे, मैं ओ यार मैंने पूरा नाम क्यों नहीं बताया, मेरा नाम तो पूरा पंकज गौतम है। लेकिन देखिए संगत में वो गौतम के नाम से जितने भी लोग हैं वो मुझे जानते हैं, पंकज के नाम से वो बस कागजी है, कागजों में जानते हैं, जो लोग पहले से जानते हैं या फिर संगत में जुड़ने से पहले वही लोग जानते हैं, अदरवाइज वो गौतम है। तो गुरुजी के पास जाके हम ये सारी चीजें भूल भी जाते थे। अगर कोई एड्रेस भी पूछता था तो एड्रेस भी हम कुछ से कुछ बताते थे, ऐसा भी है। वो जो वशिष्ठ आंटी का सत्संग है वो मेरे साथ ही जाते थे वो, और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो बड़ा लंबा सत्संग है वो भी, खैर। लेकिन अभी 1 घंटा हो गया है आंटी, अंकल आज के लिए काफी होगा या और करें, बताइए आप। अंकल जैसे आपको कंफर्टेबल है हम तो सुन सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए तो अच्छा लगेगा, अच्छा अच्छा अगर आप चलिए कंफर्टेबल है तो। कोई बात नहीं, मैं कंफर्टेबल, थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ फिर। हाँ तो जी जैसे मैंने जरूर। वशिष्ठ आंटी का भी बताया आंटी आपको, क्योंकि जितना टाइम फटाफट सत्संग हो जाए ना सारा, ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो फिर वशिष्ठ आंटी है जो, मैंने जब गुरुजी का स्केच बनाया था तो गुरुजी के पास स्केच बनाने के बाद मैंने कहा गुरुजी ने तो देख लिया है, लेकिन मैं इसको ना फोटो स्टेट करवा के रख लेता हूँ कि खराब ना हो जाए कहीं। तो मैंने उसको फोटो स्टेट करवाया। आंटी का मुझे फोन आया, कहाँ पे, मैंने कहा चंडीगढ़ हूँ। तो आंटी कहते घर आ जा, वो बड़े फैमिली रिलेशन है उनके साथ, उनकी बेटी ने वहीं से बीडीएस भी किया है। तो आंटी के घर गया मैं, और वो रोल करके मैंने उठा के रखा था, साइड पे रखा हुआ था, चाय चाय ले रहे थे हम। तो उनकी बेटी कहती क्या है ये, तो मैंने कहा ये गुरुजी का स्केच है। करे दिखाना जरा, मैंने अनफोल्ड किया और दिखाया, और उन्होंने देखा कि मम्मी इनको तो कहीं देखा है। तो वो कहती है कि उनके मम्मी कहते हैं हाँ शायद देखा है, उन्होंने बड़ा ऐसे नॉर्मल सा लिया है, कुछ देखा देखा सा लग रहा है ये। तो बात खत्म हुई और मैंने रख लिया। तो मैंने कहा यार सत्संग करता हूँ मैं इनके साथ गुरुजी का। तो मैंने गुरुजी का सत्संग करना उनके साथ शुरू कर दिया। गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, वो फाइनेंशियल दिक्कत में चल रहे थे बहुत ज्यादा, और ये पंडित पांडे ये सब कुछ दिखा चुके थे, वो हमें पता था। वो आंटी से बात होती रहती थी कि मैं वहां भी गई, उसने ग्रह दिखाए हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, ये चलता रहता था हमारा। 1-2 बार तो मैं भी आंटी के साथ गया था खैर। तो मैंने कहा गुरुजी के पास चलो आंटी एक बार तुम, तो कहते नहीं ऐसे नहीं है, हमने सब जगह जाके देख लिया, सब ऐसे ही होते हैं। लेकिन चलो बात उन्होंने मान ली कि ये कह ही रहा है तो चलते हैं। और गुरुजी के पास हम पहुंचे। वो दोनों थे, एक मैं था एक लड़का और ड्राइवर। साइड बोर्ड पे गुरुजी बैठे हुए थे, माथा टेका और बैठ गए। तो हम 4 लोग ही बैठे हुए थे। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने आंटी कोई नहीं है अभी, आप गुरुजी से ना अभी बात कर लो कि ये प्रॉब्लम है। तो आंटी जैसे ही खड़े होने लगे तो गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, और गुरुजी ने उनको एकदम से डांट दिया, कह जा चुप करके, दिमाग ना खाई हूं मेरा, एकदम से बोला गुरुजी ने इतनी तेज। तो आंटी एकदम से बैठे और चुपचाप हो गए, वहीं पे बैठ गए। तो लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ, बाहर आए हम, गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठ के मैंने पूछा आंटी कि कैसा लगा आपको। तो आंटी कह रहे ये कहाँ ले आया हमें, तू ये तो इनके पास तो हम पहले 1983 में जाके आए हुए हैं, चंडीगढ़ हम जाते थे जब ये थे, और हमने तो सोचा पता नहीं कहाँ लेके आ गया। तो ये उल्टा सुल्टा आंटी ने बोलना शुरू कर दिया। तो हंसने भी लगे, मजाक से उड़ाने लगे। तो मैंने उनकी बेटी से पूछा कि कैसा लगा तेरे को, कैसा लगा। तो कह रही मैंने पहले नहीं बोल दिया था, मैंने देखा हुआ है इनको, तो ये तो ऐसे ही है। और कह रही मेरा तो ध्यान वहां बिल्कुल भी नहीं लगा कि अंदर क्या हो रहा है। तो मैंने क्यों, कह रहे वो चाय लेके जो अंकल आए थे, सफेद बाल थे उनके, और मुझे कहते हैं आंटी चाय चाय ले लो।
तो कह रही मैंने तो, मेरे तो गुस्सा इतना चढ़ा है कि अपने सफेद बाल तो देख ले पहले, मुझे आंटी बोल रहा है। उनको तो पता नहीं था कि यहाँ आंटी अंकल बोलते हैं। यार वो बड़े लाल पीले हुए, और मैंने कहा यार तो उल्टा बोल रहे हैं, इन्होंने तो दर्शन भी किए हुए 20 साल पहले, तो ये तो गुरु जी से जुड़ेंगे ही दोबारा। आए, उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारा। मैं अपने घर 15 दिन के बाद मैंने फोन किया, आंटी क्या हाल है, अभी कुछ सुधार हुआ हालात में? तो आंटी कह रहे क्या होगा, कुछ नहीं हुआ है, तेरे को गाड़ी से उतारा, गाड़ी नहीं चली, तो करके ड्राइवर लेके आया, ऑटो पकड़ के हम घर पहुंचे। 1 हफ्ता मैं बीमार पड़ी रही, मैं ठीक हुई तो अब ये बीमार पड़ी हुई है, तो कहाँ ले गया हमें ये उनके पास? हम तो जाते थे उनके पास ऐसे ही बेकार में। मैंने कहा यार ये तो अभी 15 दिन के बाद भी वैसे ही बोल रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि भगवान के दर्शन करके आए हुए हैं हम तो। चलो फिर मैं जब भी अंपायर स्टेट जाता और बड़े मंदिर फंक्शन में जाता, तो मैं वहां से कुछ ना प्रसाद लेके आता, जो भी मिलता थोड़ा बहुत, फिर मैं उनको देने जाता, पंचकूला दे के आता, फिर सत्संग करके आता, जो भी मुझे सत्संग सुनता था मैं वहां पे। ये सारा कुछ सोशल मीडिया, ये सारा कुछ तो था नहीं तब, जो भी आपस में बैठ के सत्संग हो जाते थे, तो वो सत्संग होता था, सुनता था, बताता था उनको, उनका विश्वास धीरे धीरे जागा और उन्होंने स्केच बनाने शुरू किए, उनकी बेटी ने। वो फिर गुरु जी के पास हम फिर उनको लेके गया, करीब 5-6 महीने इसमें लग गए। फिर गुरु जी के पास खड़े हुए जाके, और मैंने कहा गुरु जी ये कोले वाले हैं पंचकूले थे। तो गुरु जी कहते पहला मिले हो कदे? तो आंटी कहते हाँ जी गुरु जी, वो पंचकूले ऐसे ऐसे चंडीगढ़ जाते थे ये गुरु। हाँ मिले। तो गुरु जी ने ना उनके साथ बात करनी शुरू कर दी, फलाना का क्या हाल है, उसका क्या हाल है। तो आंटी कह रहे वो तो एक्सपायर हो गया, ऐसे है वैसे है। ये सारा कुछ हुआ और गुरु जी से बात की रही। तो आंटी कहते कि गुरु जी बहुत प्रॉब्लम है, इस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कितने पैसे चाहिए तेनों? तो आंटी कह रहे हैं कि इतने चाहिए और इतना हो जाए। कोई गल नहीं, मैं अपनी संगत नूं भेज दिंदा इत्थे ते, बड़ी उच्ची संगत है, जिन्हें चाहिए दस दे। आंटी कह रहे नहीं उतने ही मिल जाए कि ये कर्ज वगैरह सारा उतर जाए और ठीक हो जाए। तो वो कहते हैं कि चलो हो जाएगा, बैठो। फिर उनकी बेटी जो उनके साथ खड़ी हुई थी, तो गुरुजी कहते हैं आ कुड़ी तेरी भैन है? आंटी कहते हैं कि नहीं गुरुजी ये तो मेरी सिस्टर है। ब्याह करी दा? आंटी कहते हैं मेरी बेटी है। गुरुजी कहते हैं शादी कर इसकी, ब्याह करी दा ब्याह। चलो चलो बैठो। बैठ गए हम बैठ गए और आंटी और वो डिस्कस करने लगी कि ये शादी की बात कहाँ से आएगी, पहले ये तो हो जाए, दिक्कत क्लियर हो जाए, सारा कुछ हो जाए। चलो वो शादी भी होगी उनकी। खैर ये काफी लंबा सत्संग है, मैं शॉर्ट में करता हूँ। जो लोग 20 साल पहले जुड़े थे, 83 में किसी ने उनको वर्ग ला दिया था कि यहाँ ऐसा है वैसा है, वो अच्छे से जाते थे, स्कूटर पे बैठ के जाते थे, वो बड़ा प्यार था गुरु जी के साथ। लेकिन देखिए इस तरह से तोड़ा उनको, उनके 20 साल उनको पीछे कर दिया। वो उनको आज तक भी ये रिग्रेट फीलिंग है। आंटी जब भी सत्संग करते हैं वो बताते हैं कि वो हमारा पता नहीं कितना भाग्य खराब था कि हम गुरु से दूर हो गए। इतना वर्ग लाया, किसी ने इतना अगेंस्ट बोला कि यहाँ ऐसे है वैसे, क्योंकि गुरु जी भी यंग एज में थे, 25 साल की एज रही होगी, 25-30 साल की। तो हमें वर्ग ला दिया पता नहीं क्या क्या बोल के, तो और हम पीछे हो गए। और कितनी संगत बाद में आई और वो आगे निकल गई। वो आज तक भी उनको ये रिग्रेट फीलिंग रहती है। ऐसे लोग भी होते हैं, जब भगवान की तरफ हम चलते हैं तो टांग खींचने वाले भी होते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने वाले भी होते हैं। हालांकि कुछ तो इस तरह से होते हैं कि ये भगवान की तरफ कहीं अच्छे से लग ना जाए, मन में ये होता है कि खुद तो लग नहीं सकते, दूसरा ना कहीं कुछ हासिल कर ले, वो भी उस अच्छे और अच्छे रास्ते पे ना चल पड़े, तो वो टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो तरह तरह की बातें करते हैं और उनका भी वो टाइम खराब कर देते हैं। तो हमें भी ये सोच समझ के चलना चाहिए कि दूसरा बंदा हमारे लिए क्या कह रहा है। देखिए 20 साल खा सकता है कोई हमारी लाइफ का, जैसे आंटी का खा लिया किसी ने। वो खुद तो चले गए ये उल्टा सुल्टा बोल के दुनिया से, लेकिन आंटी आज तक भी बेचारे, वो पूरी फैमिली पछताती है कि इतना हमने उनके ऊपर विश्वास क्यों किया। गुरु जी से दूर ही हो गए, वो गए ही नहीं गुरु जी के पास। उनके ही सेक्टर में गुरु जी फिर रहने के लिए आए, 2-4 घर छोड़ के, तब भी उनको पता नहीं चला। गुरु जी ने बुलाया नहीं फिर उनको। उनको तो बाद में पता चला है कि यहाँ पे भी सत्संग होता था, गुरु जी यहाँ 6 महीने रह के गए हैं। वो बड़ा पछताते हैं इस बात को, उनके ही सेक्टर में होता था ये। तो देखिए मुझे जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, संगत की जो बहुत वैल्यू है कि हमारी संगत कैसी होनी चाहिए, हमारा साथ जो है वो कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। संगत का ही रंग जो है हमारे ऊपर चढ़ने लग जाता है। मैं भी गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले की बातें अगर करें तो कुछ और थे हम, लेकिन देखिए संगत का साथ मिला है तो धीरे धीरे हम कुछ और होने लग गए। अब जो पिछली लाइफ है, पिछले लोग हैं, दोस्त हैं, उनके साथ तो मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। उनके फोन भी आते हैं, मैं कई बार तो उठाता भी नहीं हूँ, मन ही नहीं करता है, उनकी पता नहीं कौन कौन सी बातें होती हैं। तो सारा परिवार, सारा कुछ जितने रिलेशन वो संगत में है। तो ये धीरे धीरे रंग भी चढ़ता है। पहले हम कुछ और थे, डॉक्टर पुनीत से मिले,
डॉक्टर पुनीत से जब भी मिलना, संगत होनी है, अच्छी बातें होनी है, लाइफ के बारे में बातें होनी है। जब पहले दिमाग ऑक्युपाइड रहता था दुनियावी चीजों में, वो दिमाग अब संगत में, सत्संग में और अच्छी अच्छी बातों में, लाइफ के बारे में सीखने में, समझने में, अध्यात्म की ओर, ये ज्यादातर हिस्सा फिर इन सब चीजों में ऑक्युपाइड रहता है। जब दिमाग का ज्यादातर हिस्सा इन सब चीजों में रहेगा तो कर्म भी अच्छा ही निकलेगा उससे। ये संगत की वैल्यू है कि हम किस तरह की संगत के साथ रहते हैं। कंपनी जैसी संगत में रहेंगे इसका रंग चढ़ता है, ये मैंने देखा है, पक्का 100% है ये। क्योंकि मेरे भाई की भी जो नेचर वो ड्रिंक करने वाली थी, वो भी कंपनी ने बिगाड़ा। हम बोल तो ऐसे देते हैं, खैर अपनी भी कमजोरी रहती है, लेकिन वही कंपनी अगर अच्छी मिल जाती बच्चे को तो बच्चा बहुत अच्छा चल सकता। फादर भी अगर ड्रिंक करने लगे तो वो कंपनी का असर है। हालांकि हम अपनी कमजोरी रहती है, लेकिन अच्छे लोग मिलते तो वो कुछ और भी हो सकते थे। ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूँ, गुरु से जुड़ने से पहले हम कुछ और थे, लेकिन कंपनी अच्छी मिली, संगत की मिली। आप लोग भी आसपास देखना नजर दौड़ा के कि किस तरह के लोग आपके पास हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ भी खराब कर दें। इरिटेटेड लोग होते हैं, लाइफ के बारे में मेटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं। दुनिया के काम भी जरूरी हैं, फैमिली के काम भी जरूरी है, लेकिन इतना उसमें बिल्कुल ही हो नहीं जाना है कि हमारा अध्यात्म पीछे ही छूट जाए। वो रूह के लिए जो हमने इकट्ठा करना है वो रह ही जाए कहीं पे। वो आएगा, वो जुड़ेगा तभी जब हमारी कंपनी संगत में हो। देखिए, हर टाइम जब हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो अच्छा निकल के ही आएगा ना रिजल्ट उसका, उसका खराब थोड़े हो सकता है। और गुरुजी भी कितने खुश होंगे। गुरु के पास आने का मतलब अध्यात्म से जुड़ना तो है ही है ना, रूहानी सफर में इकट्ठा करना तो है ही है ना हमने कुछ ना कुछ, वो तभी होगा। चलिए, ये तो बात कंपनी की होगी। अब आगे एक बार गुरुजी के पास हम गए हुए। गुरुजी के पास ना सारे ही जितने भी लोग थे वो तकरीबन आते ही थे, बड़े बड़े टॉप नॉचेस जितनी भी थी वो आती थी। आध्यात्मिक गुरु जो भी थे वो भी आते ही थे, सो कॉल्ड। एक बार हम गुरुजी के पास गए हुए थे तो एक लेडी बैठी हुई थी, चेयर पे बैठी हुई थी वो। डीजे अंकल जहाँ बैठते थे गुरुजी की तरफ फेस करके, 70-80 के आसपास की एज रही होगी उनकी। गुरुजी के पास हमने माथा टेका जाके, और गुरुजी कहते, वो साईं बाबे ने अपनी भैन भेजी हुई है, कल फोन करया थी, कहना गुरु जी ठीक करके भेजो, वो बैठी है। हमने हमने कहा कहाँ साईं बाबा की सिस्टर? वो हमने सोचा शिरडी साईं बाबा की सिस्टर है ये तो। कह रहे नहीं नहीं, किसी ने बताया कि ये सत्य साईं बाबा की सिस्टर है। सत्य साईं बाबा के कितने फॉलोअर्स हैं आपको पता होगा, लेकिन अपनी सिस्टर को गुरुजी के पास भेजा है ठीक करने के लिए। तो गुरुजी तो बहुत सुप्रीम पावर है। हालांकि उनके पास एक बार गुरुजी कहते वो आंसू भी आया थी। हाँ, आंसू कौन है? आसाराम बापू, कहना गुरुजी ब्लेस करो। तो आसाराम बापू भी वहीं पे सारे आते थे जितने भी, अब मैं नाम तो क्या गिनाऊं, बहुत आते थे गुरुजी के पास ब्लेसिंग लेने के लिए, जितने भी हैं ही हैं। और गुरुजी का काम है सबको ब्लेस करना। हमारी नजर में कोई इधर उधर हो सकता है, लेकिन उनकी नजर में सबको कृपा ही करनी है, सबके ऊपर सबका कल्याण ही करना है। इसी के लिए गुरुजी प्रेजेंट हैं हम सभी के लिए। 25 मई को गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया शरीर छोड़ने से पहले। 20 मई को मुझे, जो मैं वशिष्ठ आंटी कह रहा हूँ, उनकी बेटी का मुझे फोन आता है कि 25 मई को मेरा बर्थडे और गुरुजी के सामने बैठ के मनाना है। सबकी इच्छा रहती है ये, तो उसकी भी रही। तो मैंने कहा नहीं यार, हम तो अभी जाके हैं, अगले महीने चलेंगे। कह रहे नहीं, बर्थडे मनाना है, आप प्लीज आप देख लो, कुछ अरेंजमेंट करो। तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ सबसे, अगर हो जाते हैं 4-5 लोग तैयार हो जाते हैं तो फिर हम चलते हैं। 4-5 लोग हम तैयार भी हो गए। 24 को मैंने रात को फोन किया उसको, मैंने कहा ठीक है हम तैयार हो गए हैं, और सुबह तू ऐसे ऐसे तैयार है ना, हम तुझे को भी ले चलेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है आप जाना, मैं नहीं जा सकती। तो मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, तूने अरेंज किया है सारा कुछ, ये करवाया हमने तेरी वजह से, और तू मना कर रही है। कह रही नहीं, आप सुनो तो सही। सुबह 4 बजे जो है गुरुजी ड्रीम में आ गए और मुझे कहा कि मेरे को आके बैठ गए और मेरे पास, और मुझे कहते हैं तेनों मेरे को आने की कोई लोड़ नहीं है, कम आफ्टर 45 डेज, तेनों घर बैठे बैठे ब्लेस करूंगा मैं। तो कह रही ये मुझे बोल के चले गए, अब बताओ मैं आऊं कि ना आऊं। मैंने कहा यार ये तो बात सही है, 45 कुछ 46 डेज ऐसे कुछ बोला था, और वो 7 जुलाई बन रहा था। अब कह रही मैं जाऊं कि ना? मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने बोल दिया तो नहीं जाना है फिर। तो फिर मैंने कहा लेकिन मैं ड्राइवर को बोल चुका हूँ, इन सबको तैयार कर चुका हूँ, वो कहेगा 3-4 दिन से यार तू कह भी रहा है और चल भी नहीं रहा है। तो मैंने कहा हम तो जाएंगे भाई। तो हम तो चले गए 25 मई 2007, शरीर छोड़ने से एक हफ्ता पहले की बात तकरीबन। गुरुजी के पास हम पहुंचे, सेठी के पास। गुरुजी के पास हमें बिठा लिया गुरुजी ने। तो गुरुजी यूजली जैसे पूछते थे वो तो पूछा ही, और हम बैठ भी गए। तो जब हम बैठे तो वहां पे ना पीछे एक अंकल आ रहे थे, सरदार जी, और गुरुजी ने उनको डांटा।
बहुत बुरे तरीके से गुरुजी ने डांटा। उन्होंने माथा टेका और गुरुजी कहते हैं उनको, हाँ जरनैल बन गया तू बन नहीं सकता, तेन बटरिंग की आदत है, और कर अफसरां दी बटरिंग, तू बन नहीं सकता। वो तो अंकल तो डर गए और वो किचन के साथ बैठ गए। जो पीछे उनके सरदार जी आ रहे थे, दोनों इकट्ठे आए थे शायद, तो गुरुजी उनको भी बोलने लग गए, अब पूछे नु जरनैल बन गया है कि बन नहीं सकता, बटरिंग करता अफसरां दी है। वो भी अंकल उनसे डिस्कस करने लगे, कुछ ऐसे ऐसे करने लगे और गुरुजी बड़े गुस्से में थे, खैर बहुत गुस्से में थे, ऐसे मुंह उधर को कर लिया अपने रूम की तरफ को। लेकिन फिर भी गुरुजी ने उनको बुलाया वहां पे। जैसे मैंने बोला है कि स्टेप इन नहीं कोई हो सकता है गुरुजी की आज्ञा के बिना। वहीं पे वो देखो, उन्होंने अंकल ने तो वो शरीर भी छोड़ दिया था, वहीं वो एक्सपायर हो गए थे, और वो जो डॉक्टर साहब थे वो वहीं पे बेल करके वहीं से वहीं निकल लिए। लेकिन इनको डांटा भी है, इनकी कोई गलती भी रही होगी, गुरुजी ने पहले गाइड किया होगा, इन्होंने माना नहीं होगा, फिर भी गुरुजी ने बुलाया इनको, तब वो स्टेप इन हुए हैं उनके पास। फिर भी गुरुजी दया ही कर रहे हैं उनके ऊपर। तो बहुत अच्छी रूह भी रहे होंगे शायद वो, गुरुजी इतना ध्यान दे रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं उनको। हमें तो लग रहा था कि वो डांटा है उन्होंने, अब पता नहीं गुरुजी ने उनके कर्मों को डांटा है क्या है, कि गुरुजी की मौज है, जो अंदर आ गए वो तो गुरुजी ने ब्लेस करना ही है। खैर, तो उनके लिए भी ये ब्लेसिंग्स ही है। लेकिन गुरुजी ने जरूर समझाया होगा उनको पहले कि इस तरह से मत कर, और आस्था जो है वो भगवान पे रख, गुरु पे रख। इस तरह से कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा, तभी गुरुजी ने कहा है ये कि तेरे को आदत है, पहले समझाया होगा जरूर, नो डाउट। तो इस तरह की बहुत सत्संग है। खैर, छोटे छोटे तो एक मैं और शेयर करूं। अंपायर स्टेट में हम बैठे हुए थे, तो सिद्धू आया, नवजोत सिद्धू, वो उनकी वाइफ के साथ। वो दोनों आए, जैसे एंटर की तो मन मन मुस्कुराने लगी सारी संगत, और वो आके हमारे साथ ही बैठ गए, बिल्कुल ही साइड बोर्ड के साथ हम बैठे हुए थे, डीजे अंकल के पास ही हम बैठते थे वहीं पे। वो हमें लालच भी रहता था वहीं पास में बैठ, तो वो भी आके बैठ गया, और आते ही उसने ध्यान लगा लिया, गुरुजी ने कोई बात नहीं की, उसने माथा टेका और बैठ गया। तो गुरुजी ने थोड़ी देर के बाद उसको 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 बोला, वो तो ध्यान में था, उसकी वाइफ तो नहीं थी, खैर ध्यान में थी। और गुरुजी ने उसको बोला, तू मुद्रा नहीं लाइया है? तो वो कहता, गुरुजी ने किसी को बोला, उसको बोला, सिद्धू को ऐसे हिला के, गुरुजी कुछ बोल रहे थे, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी, अब मुद्रा नहीं लाइया तू, तेनू कहा थी। तो वो कहता कि गुरुजी उंगला मोटियां हो गया। तो उसने ये बोला, और गुरुजी भी बहुत हंसने लगे, बाकी संगत भी सारी हंसने लगी। फिर गुरुजी ने इशारा किया उसको कि चल अंदर, और वो और उसकी वाइफ जो दोनों हैं वो गुरुजी के रूम में गए। गुरुजी ने ब्लेस किया होगा खैर उनको वो। तो ये छोटे छोटे मजा भी बहुत आता था खैर, ये सब चीजों को देख के, गुरुजी को निहारना, और एक एक एक्शन गुरुजी का देखना, गुरुजी की उंगलियों को देखना, गुरुजी पाँव अपने किधर रखते हैं, क्या करते हैं, कभी मुंह को किस तरह से बनाते थे गुरुजी, कभी लिप्स को उल्टा सीधा कर लेते थे, इस तरह से भी करते थे गुरुजी। किसी को डांटना, किसी को देखना, जैसे एक आंटी चाय प्रसाद लेके वो खड़ी हो गई, और चाय प्रसाद लेके खड़ी हो गई और सिप ले रही है बड़े मजे से, जैसे पता नहीं कहाँ खड़ी है वो। और गुरुजी देख रहे हैं उसको गद्दी पे बैठे हुए घूर के, ऐसे टेढ़ी आंख करके देख रहे हैं, और वो चाय प्रसाद ले रही है, चाय प्रसाद लेके बैठ गई। बैठने के बाद फिर उठ गई और कहीं और खड़ी होगी थोड़ा सा चल के, और फिर वो सिप ले रही है, और गुरुजी को चढ़ा गुस्सा। सिंगला अंकल थे चाय प्रसाद लेके, वो जैसे किचन की तरफ गए तो गुरुजी ने उधर से जोर से बोला, सिंगले, ओ सिंगले, सिंगले, ऐसे बोल रहे थे गुरुजी। और वो गुरबानी भी चल रही थी, खैर उन्होंने नहीं सुना होगा, कुछ इस तरह से हुआ होगा। तो अंदर गए और किसी ने बोला कि अंकल आपको बुला रहे हैं गुरुजी। तब तक गुरुजी ने राइट साइड पे बेल पड़ी है और बेल बजा रहे हैं, एक बार दो बार ऐसे फटाफट। तो वो आए भागे भागे गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी उस अंकल को कहते हैं कि अब बाहर काटी नू चाह कप जाके कदी इथे नू घूम रही है, कदी उत्थे नू घूम रही है, मैं चाह दी दुकान खोली भी है उरे, बाहर काटी नू। वो अंकल आए, फटाफट आंटी को बैठाया, आंटी आपने यार हमें भी गुरुजी की डांट डलवा दी, अब बैठना बैठो नहीं तो बाहर चलो। वो आंटी फटाफट वहीं जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई, अच्छा 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 वहीं बैठ गई। देखिए गुरुजी का जो चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, वो ऐसे नहीं है कि खड़े खड़े पी लो या ऐसे पी लो। ये चाय की दुकान नहीं है कोई, या फिर कोई कोई ढाबा है या होटल है, ये ऐसे ही कुछ खा रहे हैं। ये तो अमृत है गुरुजी का, बहुत बड़ा डिवाइन प्रसाद है। जब हमें मिलता है सत्संग में, हम जाते हैं गुरु की कृपा से, तो उसको तो एक एक सिप लेना है, एक एक कोर इस तरह से लेना है जैसे पूरा अमृत अंदर जा रहा हो हमारे। वो उस टाइम ब्लेसिंग्स है वो गुरुजी की पूरी पूरी। वो खड़े खड़े हम खा रहे हैं, कुछ भी स्नैक्स हैं, कुछ और हैं, जो भी हैं, उसको बैठे और उसका इतना आनंद ले, एक एक कोर लेके, आहा मजा आ गया गुरुजी। जैसे जैसे वो गले को छूते वो अंदर जाए, चाहे चाय प्रसाद हो, लंगर प्रसाद हो, कुछ भी हो, आंखें बंद करके मजा आ जाएगा। वो जैसे एक एक कोर अंदर लेके जाओगे आप, उसकी वैल्यू, उसका मजा है, वो रिस्पेक्ट भी है उसकी।
जब गुरुजी हमें इस तरह से लंगर प्रसाद चाय प्रसाद करते हुए देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे कि कितने प्यार के साथ मैंने इसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स डाली हुई हैं, और उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी श्रद्धा के साथ मेरी संगत बैठ के ले भी रही है, उसको ग्रहण भी कर रही है, बजाय इसके कि खड़े खा रहे हैं, पी रहे हैं, कभी बात भी कर रहे हैं किसी से, कभी कुछ भी कर रहे हैं। जितनी देर हम संगत में आए वो पूरे का पूरा टाइम जो है डिवोशन हमारी जो है वो गुरु जी के सत्संग में हो, लंगर प्रसाद में हो, चाय प्रसाद में, अगर कोई सत्संग कर रहा है तो पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई भी बोल रहा है और आप हम कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं। अक्सर ऐसा होने लग गया था, बीच में हमने देखा है कि सत्संग भी हो रहा है और लंगर प्रसाद भी चल रहा है, सब कुछ। जब गुरु जी का सत्संग हो तो पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, उसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए। एक बार हम पाया सेट में हम बैठे हुए तो एक 3-4 लेडीज ना गुरु जी के पास बैठी हुई थी, गद्दी के साथ ही लेफ्ट साइड पे पीछे की तरफ को, और गुरु जी ने किसी को सत्संग करने के लिए बोला था। हम भी गुरु जी की गद्दी के पास ही बैठे हुए थे और वो सत्संग सुन रहे थे, हम ऐसे सर्कल सा बना हुआ था, तो वो हम सत्संग सुन रहे थे। वो 3 लेडीज पीछे बैठी ना गॉसिप कर रही थी, कुछ कुछ ऐसी आपस में ही लगी हुई थी और ध्यान नहीं था इधर। तो गुरु जी ने थोड़ा सा पहले ऐसे टेढ़ा होके देखा पीछे की तरफ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर देखा, फिर पूरा पीछे मुड़े और गुरु जी ने उनको डांटा। गुरु जी ने कहा, कहते क्या भी बेहतर खुसर फुसर लाई हुई है, हैं? सुनो उधर क्या कह रहे हो, खुसर फुसर कर रहे हैं और ये बैठे। फटाफट आंटी आगे हो गए, गुरुजी ने टेढ़े हो गए बोला था, वो आंटी आगे सरक सरक के आगे हो गई और ऐसे खो गए जैसे हाँ हमें तो पता ही है सत्संग चल रहा था और हम सुन रहे थे, हम तो वहीं बैठे सुन रहे थे। हाँ हाँ हाँ, गर्दन हिलानी शुरू कर दी और गुरुजी गुस्से में थे। तो सत्संग जब हो, गॉसिप की कोई जगह नहीं है उसमें। गुरुजी बैठ के हमें ब्लेस कर रहे हैं तो उसे हम पी लेना चाहते हैं, उसको अंदर देखो, मजा भी बहुत आएगा, एक नेचर भी अच्छी डेवलप होगी। और गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स जो हैं वो एक एक सेकंड भी जो है सत्संग का वो कीमती है, उसे जाया ना करे, वेस्ट ना करे। सत्संग के बाद हम बाहर आए, फिर जैसे मर्जी जो भी है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसी जिसकी जो भी इच्छा। लेकिन जब अंदर होते हैं उसमें खो जाना चाहिए, हमें गुरुजी में हो जाना चाहिए, एक एक चीज में। चाहे गुरबानी भी है, वो गुरबानी भी देखिए हम सुनते तो हैं लेकिन पूरे मीनिंग हमें पता नहीं होंगे पूरे अभी तक भी। और धन्यवाद हमें करना चाहिए हर किसी का, जिनकी गुरबानी हम सुनते हैं उनका भी धन्यवाद है, जिसपे हम झूमते हैं, कई बार आंखों से पानी भी आ जाता है, ऐसी ऐसी गुरबानी होती है, या भजन सॉन्ग्स हैं जो गुरु जी की ब्लेस संगत है वो जो गाते हैं, वो हम कई बार आंखें भर आती है वैराग में, और इतना अच्छा, और वो गाते भी है इतना प्यार से। तो हम उनका भी बहुत धन्यवाद है, उनका भी अहम रोल है हमारी लाइफ में। तो गुरु जी उनको ब्लेस करें, हमारी दुआओं में वो हमेशा रहे, हालांकि वो ब्लेस्ड हैं लेकिन हमारी दुआओं में वो हमेशा रहे गुरु जी, क्योंकि उन लोगों की गुरबानी है जैसे रागियों की, और इन लोगों के भजन सॉन्ग है, ये सुन सुन के हमने जो मजे किए हैं, जो हमारा विश्वास और बढ़ा है, और वैराग में डूब के हमने जो हमारी आंखों से आंसू निकले हैं, इनमें इनका रोल है, वो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वो हमेशा हमारी दुआओं में रहने चाहिए, कभी उनके ऊपर कभी प्रॉब्लम ना आए, और भगवान की गुरु जी की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसे हमें सोचना चाहिए। उसका वो हिस्सा है हमारे पूरे सत्संग का, हमारी जर्नी का, वो लोग भी परोक्ष रूप से हिस्सा हैं, बिल्कुल हैं। चलिए अब तो काफी लंबा हो गया आंटी फिर कभी किसी और दिन करें प्लीज।